से अनुरोध करूंगा ये कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही श्री दानिश जी से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। कुर्सियां एक अधिक संख्या में है, तो आप में से जिस किसी का भी मंच पर बैठने का मन करे और अनीश जी के सानिध्य को प्राप्त करने का मन करे, ठीक। तो आयोजन का शुभारंभ करते हैं भगवान की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से, और उसके बाद हम कार्यक्रम को हेलो मैं अनिल जी से आज इस कार्यक्रम में अनिश जी का स्वागत करने के लिए मैं उमेश गर्ग जी से, जो हमारे आगरा के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, माल्यार्पण करके स्वागत करें। आप सभी लोगों को जो आमंत्रण भेजा था मैंने, उसमें संक्षिप्त परिचय अनीश प्रसाद जी का दिया था। अनीश प्रसाद जी वर्तमान में आईजी पुलिस त्रिपुरा के रूप में पदस्थ हैं। पूर्व में CBI रहे हैं कुछ समय तक, और 2003 बैच के IPS हैं। आपने IIT BHU से इंजीनियरिंग की, उसके
उसके पश्चात आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में भी आपने काम किया। IPS होने के पश्चात भी आपका अध्ययन अध्यापन चलता रहा और उस अध्ययन की श्रृंखला में आपने अनेक प्रकार की डिप्लोमा और डिग्री फिर दोबारा प्राप्त की है। अनीश जी ने ज्योतिष को भी अपने जीवन में बड़ा प्रमुख स्थान दिया है और ज्योतिष का जो व्यवहारिक पक्ष है उसको उन्होंने सभी के सामने रखने की कोशिश की। आप एक वेबसाइट का भी संचालन करते हैं, एक पत्रिका का संचालन भी करते हैं। वेबसाइट का रैशनल एस्ट्रो के नाम से संचालन करते हैं और आपने ज्योतिष को एक प्रकार से लोगों को ऐसा मानना रहता है कि ज्योतिष को मानने का मतलब है धार्मिक गुना, तो आपने ज्योतिष को एक ज्ञान तत्व के रूप में सभी के सामने रखा है। आपका कहना ये भी एक विज्ञान है और इसको धर्म से जोड़े बिना भी हम इसे व्यवहारिक रूप में समझ सकते हैं क्योंकि ये तर्क आधारित है, तार्किक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम में से जो लोग जिंदगी में कर्मयोगी हैं, अगर वो ज्योतिष का साथ और ले लें तो वो वास्तव में अपने जीवन में और अच्छा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आपका कहना ये है कि ज्योतिष मानने का मतलब कोई अंधविश्वास के रूप में या अंधविश्वासी के रूप में आप अपनी पहचान ना माने, बल्कि ज्योतिष का अर्थ है आप एक विज्ञान के उपासक हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं और उस रूप में ज्योतिष को लें। तो आपने ज्योतिष की जो गणनाएं हैं, ज्योतिष का जो शास्त्र है, ज्योतिष का जो विषय है, वो आम जन लोगों तक कैसे पहुंचे इसके लिए प्रयास किए। आपका मानना है कि ज्योतिष के आधार पर वर्तमान में जो समाज में लोग हैं उन्होंने कई बार इसको लोगों को डराने, लोगों को उनके भविष्य के बारे में कुछ ऐसा बताने जिससे वो डर जाएं, इसकी बहुत कोशिश की है। और इस प्रकार से स्टोन पहनिए और आदि आदि कई प्रकार के उपाय कीजिए, इन सब ने एक आम जनता को उठा दिया है। आपका कहना है कि ज्योतिष का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान है और ज्योतिष को विज्ञान के रूप में ही देखें। तो आज हमारा सबका बड़ा अच्छा मौका है। अनीश जी आगरा आए हुए थे, हम सभी के निमंत्रण पर यहाँ आए हैं। इस विषय को वो आपके सामने शेयर करेंगे। फिर आप लोगों की जो जिज्ञासाएं हों, आप लोगों को जहाँ लगे ऐसा कि ज्योतिष के बारे में जानने की मेरी इच्छा है या ज्योतिष से जुड़ी हुई मेरी जो भ्रांतियां हैं या ज्योतिष के बारे में मैं स्वयं कुछ जानना चाहता हूँ, वो सारे प्रश्नों के लिए आपके सामने आज उपलब्ध रहेंगे। इससे पहले कि अनीश जी कुछ हम सभी के सामने अपना विषय रखें, मैं ज्योतिष पर कुछ बोलने के लिए अपने आदरणीय दानिश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे कुछ विषय ज्योतिष से संबंधित हम सबके पता नहीं माइक गड़बड़ कर मेरी आवाज तेज। संजीव जी, अनीश जी, जैसा कि अभी संजीव जी बता रहे थे, ज्योतिष ज्ञान जो है वो बड़े अंधविश्वासों का एक जादू टोने से जोड़ के इस शब्द को हम लोग समझते आए और ये समझते आए कि ये ऐसा ज्ञान है जो एक जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, उसका हमें परिचय करा देगा। शायद इस तरह का कोई एक ज्ञान है और इसके बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं और इसको हम एक अजीब से ये मानने लगे कोई बेईमान लोगों का, लुटेरों का, जो आपको लूट लेंगे या आपको किसी तरह से आपको पागल बना के आपसे पैसे ले लेंगे, ऐसे लोगों का एक खास ज्ञान है, एक वो है। और इसका ये ज़रूरी भी था इसलिए कि इसी तरह के लोग हम लोग अपने सड़क पर चलते समय अपने बगल में देखते हैं कि तोते हैं, तोते कार्ड खींच रहे हैं और वो देख के आपको भाग्य बता रहे हैं कि ये आपका ये भाग्य होने वाला है। इस तरह का हम लोगों ने बहुत देखा है। जो हम लोग छोटे शहर के रहने वाले लोग हैं, हम लोग ऐसे ही लोगों को रुचि मानते हैं, लेकिन वास्तव में जो हमारा ऋषि मुनियों का ज्ञान है तो एक बड़ा विशद और बड़ा गंभीर अध्ययन रहा है और इस ज्ञान को दोबारा से वापस लाने का मुझे लगता है अनीश जी इस बारे में
और ज़्यादा बताएंगे। मुझे लगता है शायद 80-8वें दशक में पिछली शताब्दी में एक प्रयास शुरू हुआ था और एक बेंगलोर के एक बड़े जोशी थे, उनका नाम था बेंगलोर वेंकट रमन, पी रमन जी, और एक और के.एन. राव जी जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होकर रिटायर हुए। दोनों बड़े पढ़े लिखे बड़े विद्वान लोग थे और ज्योतिष परिवार के थे। के.एन. राव जी की माता जी बहुत बड़ी ज्योतिषी थी और उनके पिता नेशनल हेराल्ड के एडिटर रहे थे, मतलब अच्छे पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे। और इसी तरह से डी.वी. रमन की भी, उन दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम लोग इस अंधविश्वास, ये जो जादू टोने के साथ जोड़ के ज्योतिष के ज्ञान को बता दिया गया है, इसको हटाने के लिए हम ये चाहेंगे कि नए लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे अच्छे पदों पर हैं, जो IAS हैं, IPS हैं, जो PhDs हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो लोग ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करें। और इसके लिए उन लोगों ने, दोनों ने मिलकर एक साउथ में और एक नॉर्थ में बैठ के इन लोगों ने प्रयास किया और अलग अलग संस्थाएं शुरू की और उनके शिष्य और अलग अलग संस्थाएं चला रहे हैं। और इसके बाद ज्योतिष के ज्ञान को जो वैज्ञानिक रूप था, जिस रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने इसका अध्ययन किया था और इसको प्रतिपादित किया था, आगे बताया था कि कैसे आगे चलेगा, उस रूप में इसका शिक्षण करने का प्रयास किया। और आज के दिन में हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर गंभीर अध्ययन किए हुए हैं, जैसे कि अनीश जी हैं, इन्होंने इस शास्त्र में गंभीर अध्ययन किया है। और वो वास्तव में सिर्फ वही शास्त्र नहीं है जो तोते द्वारा कार्ड खींचने वाला था, बल्कि सचमुच एक वैज्ञानिक रूप ले चुका है, जिसमें रेप्लिकेबिलिटी हो या टेक्नोलॉजी हो या उसके अंदर एक सिस्टमेटिक नॉलेज हो, उन सब तरह की चीजें इसके अंदर उपलब्ध है इस ज्योतिष के ज्ञान में। अब ये अंधविश्वास, जादू टोनों के ऊपर हटके एक सही विज्ञान आ गया है। और इसको देखा गया है कि जो लोग सही बता सकते हैं, जो लोग ज्योतिष का अध्ययन करे रखते हैं, वो लोग काफी कुछ अपने प्रेडिक्शंस बता देते हैं। अब वास्तव में प्रेडिक्शन या फोरकास्ट क्या चीज होती है, ये एक बड़ा विशद विषय है। और क्या क्या हमें ज्योतिष से लाभ हो सकते हैं, क्या क्या इसकी अपनी सीमाएं हैं, क्या क्या हमको बताना चाहिए, क्या क्या नहीं बताना चाहिए, ये सब अपने ऊपर, इस सब के बारे में ऋषियों मुनियों ने एक अपने विचार प्रकट किए हैं और हम लोगों को डायरेक्शंस दी हुई है कि ये निर्देश है कि कितना बताना चाहिए, किन चीज़ों का निषेध है। इन सबों पर ज्योतिष शास्त्र का सारी चीज़ की परंपराएं हैं, सारी चीज़ों के बारे में एक उन्होंने डायरेक्शंस दी हुए, निर्देश दिए हुए हैं। तो इस सब के साथ हम लोग का ये ज्ञान जो है एक अच्छा रूप ले चुका है। इसका शिक्षण और पठन पाठन काफ़ी गंभीर स्तर पर हो रहा है। और अनीश जी जैसे योग्य व्यक्ति जो BHU से, जिन्होंने ITBHU तो बड़ा यहाँ का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, उससे इन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद IAS में जाने के बाद भी इस क्षेत्र को इन्होंने, इस क्षेत्र में अपने इंटरेस्ट को बनाए रखा। एक अच्छी बात है कि जो प्रयास 1980 के आसपास जो उन दो लोगों ने, डी.वी. रमन साहब ने और के.एन. राव जी ने शुरू किया था, वो आज लग रहा है कि हाँ सचमुच सफल हुआ है। और मैं अब अनीश जी से प्रार्थना करूँगा कि हम लोगों को बताएं, और हम सारे लोग जिज्ञासु हैं, बताएंगे ज्योतिष शास्त्र का किस तरह से हमारे जीवन में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा ऐसे हाँ प्लीज। आदरणीय नानी जी, संदीप जी, आप सबके बीच आकर मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। इंटेलेक्चुअल्स के सामने बोलने चैलेंजिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है। क्या होता है ना, ज्योतिष में आप जब कहीं किसी ज्योतिषी से अगर आप सवाल पूछ लीजिएगा ना, तो सबसे पहले आपको डराएगा। वो इसलिए डराएगा क्योंकि अगर उसने नहीं डराया तो फिर जो है आप उसको फिर सवाल का उत्तर देना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने अच्छे व्यक्तित्व नानी जी ने, इतना, मैं बहुत अलग टाइप का व्यक्ति हूँ, मतलब आपको जितना अनुभव है जीवन में मुझे उतना नहीं है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, और मेरा ज्योतिष को एक अलग तरीके से, मैं बड़ा रैशनल टाइप का व्यक्ति हूँ। जैसे कि ज्योतिष एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट की तरह है।
जैसे कि और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी है। अब प्रॉब्लम हिंदुस्तान में क्या हो गई कि अगर आप जैसे मेडिकल कॉलेज को बंद कर दीजिएगा तो क्या होगा, वो क्वैक्स पैदा हो जाएगा, क्योंकि समाज की तो जरूरत है ना, और वो क्वैक्स के हाथ में चला जाएगा मेडिकल साइंस, और फिर सब हम नीम हकीम के पास जाना शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर हम ज्योतिष पर रिसर्च नहीं करेंगे और ज्योतिष को हमेशा अंधविश्वास की श्रेणी में ही रखेंगे तो वो क्वैक्स के हाथ में ही रहेगा। ये समस्या है। और इंटेलेक्चुअल्स दे कीप शाइंग अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट। उनको ये लगता है कि अरे नहीं ज्योतिष, कोई बोलेगा अरे यार ज्योतिष, ओहो, फिर वो पंडित वाली इमेज आएगी साथ कि अरे यार अभी डराएगा, बोलेगा शनि खराब है, राहु खराब है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं ऑलमोस्ट 1.5 दशक हो गया पढ़ते पढ़ते, एक रीजनेबली मतलब एकेडमिक अपने आप को मानता हूँ, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है मेरा। तो मैं हमेशा से ये सोचता था जब मैं IIT में था कि मैं जब धूप में जा रहा हूँ तो मुझे गर्मी लगेगी, और सूरज तो मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब सूरज से कुछ एनर्जी तो आ रही है मेरे पास। फिर मैं देख रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है, चंद्रमा जो है वो ऐसे वेव्स को खींच रहा है समुद्र की। बेटा ये तो इतना दूर है, इतना पावरफुल, एकदम ऐसे समुद्र को उठा रहा है। अब हमारा बॉडी में 80% वाटर है, तो हमारी भी तो वाटर को खींचता होगा वो चंद्रमा। तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ी, मैंने कहा ये तो बात है जब इसका मतलब जो प्लैनेट्स हैं उनके वहाँ से एनर्जी आ रही है हमारे अंदर। अब मैं बड़ा लॉजिकल आदमी, इंजीनियर हूँ, लॉजिकल हूँ, तो थोड़ा मतलब अंधविश्वासी कह लीजिएगा, क्या कह लीजिएगा, जब तक मुझे कोई चीज़ में लॉजिक नहीं लगता मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसको आगे बढ़ना शुरू किया। और जो इंसाइट्स मिले, जैसे दानिश साहब ने बताया कि कैसे BV रमन साहब, KM राव साहब, ये लोग बहुत बड़े बड़े अथॉरिटी हैं ज्योतिष में। मैं बहुत कुछ सीखा इनके उससे, इनकी किताबों से। BV रमन की किताबें तो एकदम बिल्कुल जैसे बेसिक NCERT की बुक्स होती है, CBSE की, वैसी है ज्योतिष। किसी को भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है BV रमन की किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं। तो जब ये देखना शुरू किया, आप देखिए कितना आश्चर्य हुआ मुझे। ये ऋषि मुनि होते थे हजारों साल पहले, और इन्होंने जब ग्रहों की बताई कि ऐसे ऐसे ग्रह हैं हमारे, और जो शनि ग्रह आता है, शनि ग्रह के बाद भी आपको 3 ग्रह मिलेंगे, अरुण, वरुण और यम। लेकिन उनकी एनर्जी इतनी कम आ रही है अर्थ पे कि आप उनको इग्नोर कर सकते हो। अब फिर बाद में नासा ने देखा कि सैटर्न के बियॉन्ड फिर 3 प्लैनेट हैं, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, और उनकी एनर्जी इतनी कम आती है कि मार्स के ऊपर इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगाया प्लूटो को रिसर्च करने के, उसको डार्क प्लैनेट बोलते हैं, एनर्जी आती नहीं है अर्थ पे। तो आप देखिए कुछ तो ज्ञान था ना उस समय, कुछ तो था, वरना इस तरह की बात कोई करता नहीं, मतलब आज से 1000 साल पहले। फिर क्या हुआ कि मैं मटेरियल ढूंढने लगा। अब साहब इतने जाता है, साहब को बड़ी दिक्कत है क्योंकि मटेरियल नहीं मिल रहा है पढ़ाई का। मटेरियल कहाँ मिला? जर्मनी में। जर्मनी के लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, इंडिया में नहीं पढ़ रहे हैं। ये मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ? और फ्रीडम टोपिया, स्कोर वगैरह बड़े अच्छे अच्छे जर्मन एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो रिसर्चर, वो रिसर्च करते हैं। तब फिर हमने देखा कि बृहद पराशर होरा शास्त्रा, जैमिनी सूत्रम, बृहद जातकम, जातक परिजात, अब कोई भी पुरानी किताब उठाइए, उसमें एस्ट्रोलॉजर्स की क्वालिटी बताई गई है। मुझे ये जानने को मिला कि पहले जो आश्रम व्यवस्था थी हमारे देश में, उसमें जब बच्चे 25 साल की उम्र तक पढ़ते थे, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाते थे, तो सबको ज्योतिष कंपल्सरी था जानना, क्योंकि वो बाद में जब ज्योतिषाचार्य के पास जाएगा तो ज्योतिषाचार्य उसको डराए ना, उसको खुद पता रहेगा कि मैं किसके। इसलिए क्वालिटीज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मेरी वेबसाइट पे जाइएगा तो एक आर्टिकल लिखा मैंने कि अच्छे ज्योतिष कैसे हों, वो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजर में। अब वो इतने विकट है कि देखिए एस्ट्रोलॉजर जो है वो अगर किसी का हॉरोस्कोप देख रहा है, कुंडली देख रहा है, वो खुद अपना धनदान संपन्न व्यक्ति होना चाहिए नंबर 1। अगर उसको ये पेशा बनाना पड़ गया तो थोड़ा मुश्किल हुआ। ऐसा नहीं कि लोग पेशा होता है, पेशा होना भी चाहिए, लेकिन उस केस में फिर उनको अलग अलग विधाएं दी गई है कि आपका अगर पेशा है तो पेशे को आप उसकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी मत करिए उसके साथ, कि मैं तो 1 घंटे में फटाफट 4 लोग और देख लूंगा, इतने पैसे बना लूंगा, ये सब ना है।
पेशा भी है तो बिल्कुल आप उसको ऐसे करिए कि जैसे, तो इस तरह से धीरे 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 बीच में कीरो पैदा हो गए, उन्होंने हस्तरेखा का ज्ञान दिया है। कीरो एक विदेशी होते थे, तो कुछ ज़्यादा मतलब ज्योतिषियों ने हस्तरेखा और उसको मिला दिया ज्योतिष को। अब वहाँ से कंफ्यूजन मचना शुरू हुआ धीरे धीरे। अब अच्छी बात ये कंप्यूटर आ गए, तो क्या गणित ज्योतिष में जितना टाइम लगता था कुंडली बनाने में, कैलकुलेशन में, अब उतना टाइम बच जाता है, झट से कंप्यूटर बना देता सारा। तो अब फलित ज्योतिष पे रिसर्च करने का टाइम मिल गया। लास्ट 20 साल से फलित ज्योतिष में जितना रिसर्च हुआ है वो 200 साल में नहीं हुआ होगा। ये एक एडवांटेज हो गया, कैलकुलेशंस में अब टाइम वेस्ट नहीं। तो ज्योतिष बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और आप देखेंगे हमेशा फेटलिज्म से फ्री, भाग्यवादिता से कर्म प्रधान बनने के लिए ज्योतिष का यूज किया जाता है। देखिए कितना लोग कहते हैं ज्योतिष भाग्य से रिलेटेड, भाग्य से नहीं है उसको। आप अगर कर्म प्रधान बनना चाहते हैं तो ज्योतिष का यूज करना पड़ेगा आपको, और उसी का सारा कुछ भी डरने जैसा नहीं। आप देखिए ज्योतिष में कोई खराब या अच्छा प्लेनेट भी नहीं बोला गया। किसी एक किताब में आप बता दीजिए, उतना उन्होंने किताबें पढ़ा है, ग्रह सिर्फ क्रूर और सौम्य है, खराब ही अच्छा नहीं है। ग्रहों का बस अपना स्टाइल है, सिर्फ क्रूर और सौम्य। अब जैसे बृहस्पति अगर मारक है, उसको किसी की जान लेनी है तो बड़ा प्यार से मारेगा, इधर एनेस्थीसिया लगाया, यू कट कर दिया, पता ही चला आदमी मर रहा है, प्यार से मार दिया। शनि अगर मारक है तो क्रूर ग्रह है, तो वो आएगा ऐसे पिस्तौल से वायलेंस। तो बेसिकली सौम्य और क्रूर, हर प्लेनेट का अपना अच्छा एजेंडा है, अपना खराब एजेंडा है। बताइए कितना लॉजिकल, कितना सिंपल। किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं किसी प्लेनेट से। कोई बोलता है 7.5 आ गई, मैं कहा अरे बधाई हो, ऐसा बढ़िया टाइम तो जिंदगी में बहुत कम आता है। अब 2-3 बार ही आएगा 7.5, मैं ये तो इसको तो मिस करना ही नहीं है, 7.5 साल को। कोई कहता है मांगलिक है, और मैं आप बता रहा हूँ, मैं 15 साल में हजारों कुंडलियाँ देख चुका हूँ। जब बताया गया मंगल दोष, देखिए कितना इंटरेस्टिंग लोग करते हैं कि अगर मंगल, एक हॉरोस्कोप है, अगर मंगल 1, 2, 4, 6, 8, 12 घर में है, 1, 2, 4, 1, 2, 7, 4 भी लेते हैं, 1, 2, 7, 8, 12, 6 घरों में अगर मंगल है तो वो मंगल दोष हो गया। तो अब 12 राशियों में से 6 राशियों में मंगल होने की प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली कितनी है? 50%। इसका मतलब वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन मांगलिक होनी चाहिए। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ऋषि मुनि इतने तो हमारे मतलब ना समझ नहीं थे। तो उन्होंने जब ये बताया कि मंगल जो है इन 6 घरों में होना चाहिए, उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर मंगल इन 6 घरों में होगा तो उसके बाद ये देखो कि क्या मंगल योग कारक है, क्या बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, ऐसे करके 10 कंडीशन बताएं जिससे मंगल दोष कैंसिल होगा। आज तक की मेरे उसमें ज्योतिष अध्ययन में मेरे पास अभी तक सिर्फ 2 हॉरोस्कोप ऐसे हैं जिसमें मंगल दोष कैंसिल नहीं होता है, बाकी सब में हो जाता है। अब आप बताइए, शादियां टूट रही हैं और जाने क्या क्या हो रहा है, ये है समस्या। अब कुंडली मिलाना है, अब शादियों का सीजन चला तो बहुत कुंडली, इस महीने का मेरा आर्टिकल कुंडली मिलान पे लिखा था, 32 गुण मिल रहे, 32 गुण मिले, फिर भी डाइवोर्स हो गया। और 10 गुण ही मिले थे लेकिन शादी बहुत बढ़िया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि 100 नंबर का पेपर है, गुण जो है 20 नंबर का क्वेश्चन है। अब ज्योतिषी क्या कर रहा है, 20 नंबर का सबसे इजी वाला क्वेश्चन उठा रहा है, गुण मिला रहा है, और आपको 100 नंबर का पेपर 20 नंबर पे डिसाइड करके दे दे रहा है। वो 80 नंबर अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा। अब आपके गुण नहीं मिले कोई बात नहीं, 20 में से आपके 10 नंबर आएंगे, लेकिन बाकी चीजें जो 80 नंबर का पेपर है वो अगर आप उसमें अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो शादी सक्सेसफुल है। लेकिन बस आप ज्योतिषी सिर्फ तुरंत गुण मिलाएंगे कि साहब अरे नहीं मजा नहीं आ रहा, 12 गुण मिल रहे, हटाओ हटाओ हटाओ, अच्छे अच्छे रिश्ते बर्बाद हो गए इसमें, अच्छे रिश्ते इसमें बर्बाद हो गए। ऐसे ही बोल देता हूँ, कोई ऐसा आवाज आ रही है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। कुछ तो मतलब बता देंगे कि अरे नहीं आपका तो यार बच्चे का ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब सभी लोग बच्चे से प्यार करते हैं,
और ज्योतिषी अपने विचार घर में नहीं झांक पा रहे हैं उनके घर में कितनी समस्याएं हैं, लेकिन दूसरे घर में झांक के उसको डरा जरूर दे रहे हैं। तो हमारी एक कोशिश है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग ज्योतिष में आए जिनको ना नाम चाहिए, ना उनको पावर चाहिए, ना उनको पैसा चाहिए। ये लोग ही ज्योतिष में आके कुछ कर सकते, जैसे काली साहब ने बताया कि पढ़े लिखे लोगों को आज के समय ज्योतिष में रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। और मंत्र का जो है, आप देखिए कितना जबरदस्त पैकेज है ऋषियों ने जो बनाया है। आपका डायग्नोसिस होता है सबसे पहले दशाओं के और सबके माध्यम से, उस डायग्नोसिस के बाद आपका एनालिसिस होता है, डिस्कशंस होते हैं, और उसके बाद रेमेडी होती है। रेमेडी भी 3 तरह की बताई गई है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब जेमस्टोन से एक रेमेडी है, बस राजसिक रेमेडी। मंत्र एक रेमेडी है, वो सात्विक रेमेडी। लाल किताब, तंत्र वगैरह ये सब तामसिक रेमेडी। और ऋषियों ने बार बार कहा है तामसिक रेमेडी मत करना, राजसिक या सात्विक तक रहना। राजसिक रेमेडी जो है जेमस्टोन वाली, इसमें कर्मा इन्वॉल्व नहीं है। आपने एक बार पहन लिया, अब कोई कर्म आप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये साइंस का एक बेसिक प्रिंसिपल है। महर्षि पराशर ने षोडश वर्ग चक्र की बात करी कि हम 16 एरियाज में अपनी लाइफ बिताते हैं। तो अगर एक प्लैनेट राशि चार्ट में आपका 9th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है, लग्नेश है, और उसका रत्न आप पहन रहे हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बाकी के एरियाज में वो प्लैनेट कहाँ है, एनर्जी कहाँ से ले रहा है। हो सकता है कि वो सप्तांशा में खराब हो तो बच्चों के साथ संबंध बिगाड़ेगा, दशांशा में खराब हो तो कैरियर में प्रॉब्लम करेगा। मतलब पूरा एनालिसिस करके आप फिर फ्री विल से चॉइस कीजिए कि मुझे रत्न पहनना है कि नहीं। तो जेमस्टोन्स के लिए कहा जाता है कि इट इज लाइक टेकिंग अ लोन टू रीपे अ पास्ट लोन, which is a bad economics, which is bad economics. You don't take a loan to repay a loan. आप लोन अगर है, कर्मों का अगर लोन है, तो आप वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ कर्म करते हैं, उसके बाद लोन चुकाते हैं। लोन लेके लोन नहीं चुकाते हैं, एक बार पूरा आएगा एकदम जोर से किसी के वो। इसीलिए जेमस्टोन से बेटर मंत्र है। मंत्र सात्विक है, मंत्र बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मंत्र कौन सा करें, वो एक समस्या है। एस्ट्रोलॉजर्स को मंत्र अगर बताना है और उसको के हिसाब से, तो उसमें उनको मंत्र आना भी चाहिए, वो एक समस्या है, वो नहीं आता। मंत्रों को लगातार अध्ययन करना पड़ेगा, सात्विकता खुद में होनी पड़ेगी, तभी दूसरे में होगी। तो इन सब चक्करों में देखिए ज्योतिष, प्लैनेट्स ही भगवान है। भगवान जो है अ ग व अ न है, भू गगन वायु अग्नि और नीर, ये जो नेचर है यही भगवान है। और जो मूर्तियां हैं, गणेश जी की जो मूर्ति है, आप देखिए गणेश जी, हनुमान जी, ये जितने भी हमारे भगवान हैं, आप इनकी जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में सब वायु के मंत्र हैं। तो बेसिकली आप इस वायु की इतनी बड़ी ब्रह्मांड में कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक इंसान बहुत इंटेलेक्चुअल बिगनीज है, हम लोग, हमारा दिमाग उतना नहीं है। इसलिए आप लोगों ने उसमें मूर्ति के स्वरूप, प्रतीक स्वरूप, उस वायु के प्रतीक स्वरूप हनुमान जी को माना है, बट उसके पीछे का सारा जो है वो वायु है। तो ये जो मंत्र हैं वो सब इसी तरह जो प्रकृति से हमको जोड़ते हैं। ईश्वर प्रकृति है, प्रकृति से हम जुड़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी को यूज करके आप अपने जीवन को कैसे और मटेरियली अच्छा कर सकते हैं, ये चीज के ऊपर कम काम। एस्ट्रोलॉजी एक डिसीजन, आप कार खरीदने जा रहे हैं तो आप कार का कलर, ये वो 10 चीजें, इंजन की पावर, 10 चीजें डिसाइड करते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो डिसीजन मेकिंग टूल कि ठीक है देखें समय का इस समय कैसा है, कैसे प्लैनेट्स काम कर रहे हैं, बस इतना है। कष्ट का कोई निवारण नहीं है। जो हम कहते हैं कि कष्ट का निवारण हो जाएगा, तुम ये पहन लो, तुम ये पूजा कर लो, कष्ट का निवारण है ही नहीं। जब आत्मा परमात्मा से अलग हुई है तो वो कष्ट लेने ही के लिए हुई है। सफर भी मस्त, हमें जिंदगी भर कष्ट लेना है, जिंदगी भर, उसका कोई निवारण नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, हमको चूज करना बताती है कि या तो ये कष्ट चूज कर लो, नहीं तो प्लेनेट अपना कष्ट दे ही रहा है।
या माइंड को मंत्र ऐसा कर देते हैं कि आपके आसपास जो कष्ट चल रहा है आपको महसूस ही नहीं होता, लेकिन निवारण नहीं है कष्ट का। तो हम जिंदगी भर अगर कष्ट से भागेंगे तो हमें मतलब हम रियलिटी से भाग रहे हैं, कष्ट तो निवारण नहीं होगा। तो ये सब बातें हैं, नई नई चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में पता चली, बहुत अच्छा लगा, बड़ा पैशन हुआ मेरा, धीरे धीरे घुसता चला गया। एक वेबसाइट बनाई, टेक्निकल आदमी हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं कहा पैसा जब लेना ही नहीं है तो इसमें पैसा लगाना ही नहीं है, सब खुद ही करना है। तो फटाफट एक वेबसाइट डिज़ाइन करी, सोचा रिटायरमेंट तक 5,000 लोग देख लेंगे। अब 1,70,000 में जाने कितने हो गए। बहुत अच्छा मतलब मैसेज जा रहा है और फैलता जा रहा है वर्ड ऑफ माउथ से, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे ईमेल से लेटर्स आते हैं। तो अच्छा लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी की सही ज्ञान लोगों तक पहुँचा है, जो ऋषियों ने बताया। मैंने नहीं किया कोई ज्ञान, मैं माध्यम हूँ, लेकिन ऋषियों का जो ज्ञान है हम लोगों ने पढ़ के बुरेदा उसको और हम उसको आगे बढ़ा है, ताकि सब लोग जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता पे हमें इतना गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे भारत की देन है, ये हमारे राष्ट्र की देन है, और एक इतना बड़ा कल्चरल रेनेसांस की जरूरत है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। मैं ये सोचता हूँ कि हमें रादर गर्व से बताना चाहिए कि हम एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता हैं, या हम एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, या हम एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। इसमें छुपाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति से उठा है, हमारे ऋषियों ने बनाया, और कुछ तो बात थी उन लोगों में, कुछ तो बात। तो मैं मोनोलॉग ना रखते हुए मैं इसको थोड़ा ओपन हाउस करता हूँ। सबके मन में क्यूरियोसिटी होगी, संशय होंगे, कुछ विचार होंगे, जितना मुझे पता है मैं आपसे शेयर करूँगा, वरना मुझसे ज्ञानी रानी साहब बैठे हैं, वो बताएंगे, और हम सब लोग इसको चर्चा के माध्यम से कर सकते हैं। कुछ भी आप मतलब जैसे एक इन हाउस डिस्कशन है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा जितना मुझे पता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में किसी को ज़्यादा कुछ नहीं पता है। ये भी मैं आपको बताऊँ, ये 5,000 साल का सब्जेक्ट है, और 5,000 साल की कंटिन्यूस बॉडी ऑफ नॉलेज को एक जन्म में लेना मुश्किल है। और किसी को कुछ एक आध चैप्टर ज़्यादा पता है, बाकी सब स्टूडेंट हैं और पूरी लाइफ स्टूडेंट रहेंगे। वो एग्री करेंगे नानी साहब, हम लोग सब स्टूडेंट रहेंगे, क्योंकि इसकी जानकारी किसी को नहीं हो सकती, इतना वास्ट। तो जो थोड़ी बहुत जानकारी उस पर चर्चा करेंगे और एक इंटरेस्टिंग सेशन बनाते हैं। तो एक चीज़ पूछ लेता हूँ मैं जी, कि इसको हम भविष्य के रूप में ज़्यादा जानते हैं एस्ट्रोलॉजी को, क्या भविष्य के बारे में पता करने के लिए अभी तक अपने ज्ञान के बारे में समझते हैं, बिल्कुल। लेकिन लाइफ को हम बेटर कैसे बनाएं के ज्ञान से। ये तो आदमी कहता है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, हैप्पी रहना चाहता बिल्कुल, हूँ, तो उसके परिप्रेक्ष्य में कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम कृष्ण गोपाल है। कृष्ण गोपाल जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। देखिए, मैं जो सर ने प्रश्न किया उसका एक 7.5 को ओपन ले, ठीक है। 7.5 का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। देखिए, मून जो होता है ना, मून वो माइंड का कारक होता है, और मून क्या बहुत जल्दी जल्दी अपना फेस बदलता है। तो 16 कलाएं मून की होती हैं। तो आप सुबह बड़े फ्रेश फील कर रहे हैं, दिन में आप बड़ा डाउन हो गए, गुस्सा आ रहा है आपको, इरिटेशन हो रहा है, दुख हो रहा है, ये मून की अलग अलग कलाएं तो बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। शनि क्या है, जैसे राशि में जहाँ आपका मून है, शनि एक घर पहले आएगा, वो 2.5 साल, एक राशि में करीब 2.5 साल रहता है शनि। फिर मून वाले घर के ऊपर रहेगा, और इस घर में जब जाएगा तो ये 3 घर में 7.5 साल और 8 साल के आसपास का समय हो जाता है। अब ये बड़ा ज्योतिषियों के बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि अरे तुम्हारी 7.5 चल रही है, और वो ऐसा डराएगा, मतलब आदमी को ऐसा कर देगा कि आप एकदम परेशान हो जाएंगे कि अरे बाप रे क्या 7.5 चल रही है, कि जाने क्या पाप हो गया मेरे से। और जबकि बहुत ही अच्छा, आप देखिए शनि एक क्रूर ग्रह है, और वो मन के ऊपर, माइंड के ऊपर इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर रहा है। तो जो नेचर में जो आपको एनर्जी आ रही है शनि से, वो आपको क्या कर रही है, डेंस आ रही है एनर्जी। शनि को है ना बहुत मंदा मांदी प्लेनेट बोलते हैं, वो डेंस होती है उसकी एनर्जी, थोड़ा सा डार्क टाइप का डेंस एनर्जी देता है शनि। अब वो क्या है कि जैसे आपके माइंड पे आया असर उसका, अब आप थकान, आलस, इरिटेशन, किसी झगड़ा हो गया, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, और फिर हम गलत गलत डिसीजन लेना शुरू करते हैं, फिर और गलत
गलत चीजें होती है। फिर मैंने यार क्या हो गया यार, सब चीजें गलत ही क्यों हो रही है? अरे और तुम्हारी 7.5 चल रही है बेटा, तुम तो गए काम से। तो और बेचारा टेंशन में आ जाता है कि क्या हो गया। अब शनि आप देखिए किन किन चीजों का कारक है। शनि है कारक डिसिप्लिन का, ऑस्टेरिटी का, मेहनत का। नेचर हमको ऐसा बनाता है कि अगर आपने डिसिप्लिन रहने की कोशिश की 7.5 में, तो आपको बहुत कष्ट होगा। आपने सोचा कि चलो मैं रोज सुबह उठ के मतलब व्यायाम करूँ, वो माइंड ऐसा है चलेगा कि वो व्यायाम, अरे आज तो उठ नहीं पाए, रजाई से कौन निकले, वो कल परसों करते करते वो रूटीन ही नहीं बन पाएगा। ये समस्या है। तो लेकिन अगर आपने मन को मारा, फ्री विल, और आपने व्यायाम किया और 7.5 साल तक किया, तो आपने कष्ट लिया, तो शनि ने देखा कि आपने कष्ट ले लिया, तो आपको भर भर के दे के गया। जितने भाई साहब मैं बोल रहा हूँ सक्सेस लोग हुए ना 7.5 में हुए। मैं IPS 7.5 में बना, और ज्योतिषी साहब ने कुंडली देख के कह दिया था कि अरे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा भाई। मतलब उस समय इतनी जानकारी नहीं थी ज्योतिष की, लेकिन 7.5 को जोड़ देते लोग। जितने बड़े बड़े आप देखिए, राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर बने, 7.5 चल रही थी। रतन टाटा, जब रतन टाटा हुए तो वो उनका सबसे मेगा प्रोजेक्ट है 7.5 में हुआ। बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट होते हैं वो 7.5 में होते हैं, और उन लोगों के होते हैं जिन्होंने कष्ट को चूज किया है, वरना शनि तो दे ही रहा है। तो आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि या तो हम कष्ट को चूज कर लें, निवारण नहीं है कष्ट का, या तो आप चूज कर लीजिए, नहीं तो प्लेनेट तो दे ही रहा है। तो जब आप चूज करेंगे तो आपको कष्ट हो रहा है, लेकिन उस डिसिप्लिन का जो रिवॉर्ड मिलेगा आपको वो इमेंस होगा, इमेंस, लाइफ चेंजिंग। जिसके जीवन में 7.5 आती है, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया है यार, 7.5 साल को वेस्ट नहीं करना बॉस, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। ऐसा गोल्डन पीरियड है ये, जिंदगी बदल जाएगी। वो चीज है। तो हैप्पीनेस रहने के लिए देखिए, भविष्य नहीं बताता ज्योतिष, भविष्य बताना असंभव है। आप ज्योतिष क्या बताता है कि प्लैनेट्स कैसे हैं, आप कैसी एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, उस एनर्जीज के हिसाब से आपका कैसा लाइफस्टाइल और कंडक्ट होना चाहिए, आपको कौन से कष्ट चूज करने चाहिए ताकि आपकी मटेरियल लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहे। तो शनि की 7.5 में हम ये कहते हैं, एक एक्टिविटी कोई पकड़ लो और उसको कंसिस्टेंटली 7.5 साल करो। कंसिस्टेंसी जैसे ही आएगी, बस शनि इतना देके जाएगा कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। लाइफ चेंजिंग, बड़े बड़े बिजनेसमैन खड़े हो गए 7.5। तो हैप्पीनेस रहने के लिए फ्री विल का यूज, प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से, वो चीज़ खुश हमको रहना है। और एस्ट्रोलॉजी हमेशा खुशी करता है, दुख कभी नहीं देता। आप एस्ट्रोलॉजर से मिलकर अगर दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजर में, आपके सब ठीक है ग्रहण ये मान के चलिए, प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजर में है ना। तो ये होप कि आई वाज एबल टू सेटिस्फाई। नहीं, कल मैंने एक टीवी सीरियल कल एक टीवी सीरियल देखा था। हाँ। और वो उसका नाम है राधा कृष्ण। उसमें भी यही बताया था कि शनि कर्म फल दाता है। बिल्कुल। आप कर्म करेंगे उसका फल देगा। बिल्कुल। और मतलब चाहे आपको अच्छे होंगे तो अच्छा फल देगा। तो वो कल ही मैंने पढ़ा था, वो आज बिल्कुल सही, आपने सही पढ़ा, सही जगह पढ़ा। वो अच्छा रिसोर्स है जहाँ से भी आपने पढ़ा, वही ऋषि मुनि कहते हैं ये चीज। ये सब जी बैठिए प्लीज। हाँ, ये जो ज्योतिषी है, ये व्यक्ति के लिए ही एप्लीकेबल होती है या उपक्रम या देश, इसके लिए भी एप्लीकेबल होती है? दूसरा प्रश्न ये, क्योंकि ज्योतिषी जो है ना, शब्द जो है ना संस्कृति को लेके बना है, तो इस विश्व में कई और जो है ना धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई। बिल्कुल। तो इसको जो है ना किसी और टर्मिनोलॉजी में अन्य धर्मों ने अपनाया और उसका यूज करा है, या औरों ने इसको संस्कृत या हिंदू धर्म से जुड़कर है, तो और धर्मों ने इसको और लोगों ने नहीं है। बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? उमेश सर। बड़ा अच्छा, मतलब ये मजा आता है। देखिए इंटेलेक्चुअल्स के बीच बैठने का आनंद है। अब क्वेश्चंस का क्वालिटी देखिए,
कि मतलब आप जैसे नॉर्मली आप इस तरह का क्वेश्चंस का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपके प्रश्न से, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ज्योतिष ब्रांच है और एक जो हमारा फलित ज्योतिष है वो हमारी निरायण ज्योतिष की स्ट्रीम से आता है। तो उसमें इंडिविजुअल हॉरोस्कोप भी एक हो गई, एक हो गई मंडेन एस्ट्रोलॉजी। मंडेन एस्ट्रोलॉजी जो है वो बीमारियां, जैसे आप मेरी वेबसाइट देखी तो एक कोरोना वायरस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा अप्रैल 2020 में कि कोरोना वायरस कैसे खत्म होगा, और वो एक रिसर्च आर्टिकल है, अपने स्टूडेंट्स के लिए मैंने लिखा था। उसमें वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी वो एक बिल्कुल अलग ब्रांच है और उसमें देश के का जो चार्ट बनाते हैं वो 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे नई दिल्ली लेते हैं। इस तरह से उनके कंट्री के चार्ट बनते हैं। तो देखते हैं कि भारत के लग्न में राहु है टॉरस, तो उसी हिसाब से जब मैंने भारत का एनालिसिस किया था तभी वो 23 सितंबर के बाद कोरोना वायरस कम होना था, तो उसी हिसाब से वो चल रहा है, वो चलेगा भी लंबा। वो आर्टिकल आप पढ़ लीजिए ज़्यादा क्यूरियोसिटी में उसमें। तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी दूसरी चीज़ की है। इसी तरह एक ब्रांच है नष्ट जातकम, उसमें जैसे आपका बर्थ टाइम नहीं है, ये नहीं है, कुछ कुंडली कैसे बनाए, तो उसको डील करने के लिए नष्ट जातकम एक अलग ब्रांच है। इसी तरह अब मंडेन में इतना ज़्यादा काम है, उसमें मौसम, अर्थक्वेक, उसमें वॉल्केनोज, ये सब की भी एस्ट्रोलॉजिकल आप टाइमलाइन बना सकते हैं कि ये कब होगा, कब इरप्ट होगा, ये इस तरह का कंप्लीट बना सकते हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न है, हर कल्चर में, हर संस्कृति में ज्योतिष जैसा एक मॉडल है, हर संस्कृति में। ज़ोरास्ट्रियंस में है और सबके अपने मंत्र हैं, उर्दू में है, मुस्लिम्स में है, क्रिश्चियंस में है, वर्सेस जैसे बाइबल के वर्सेस हैं, और वो स्पेशल शब्दों के अंदर पिरोए हुए होते हैं। जैसे हमारे जितने मंत्र हैं ऋग्वेद में सब संस्कृत में बनाए गए, सामवेद में उनको गाना सिखाया कि मंत्रों को गाते कैसे हैं। तो मेरे जितने भी मंत्र मैं गाता हूँ वो सब सामवेद की विधि से गाता हूँ। तो उसमें मंत्र कैसे काम करते हैं अलग विषय है। तो हर संस्कृति में, हर समाज में, हर सभ्यता में ये बिल्कुल अपने आप एक ज्योतिष का एक मॉडल विद्यमान है, और हर एक को वो मॉडल डील करने का सेम मेथड्स ऋषियों ने बताया, उनके ऋषियों ने, उनके क्लेरिक्स ने सेम तरीका बताया। मतलब सभ्यता बिल्कुल बराबर है सब जगह, बेसिक यही है, बेसिक यही है। लेकिन भारत के संदर्भ में हमेशा कहा गया है, जो आज यूरोपियंस कह रहे हैं, कि भारत में जो रिसर्च हुआ ऋषियों के टाइम, और उन्होंने जो किताबें लिखी और उन्होंने जो बताया वो बहुत मतलब रेलेवेंट है। आप देखिए एक डॉक्टर ब्रायन वीस है, डॉक्टर ब्रायन वीस, इन्होंने एक किताब लिखी मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, बहुत फेमस किताब है, अमेजोन पे आप देखेंगे। ही इज अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इज अ साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर ब्रायन वीस। तो जब ये अपने पेशेंट्स को ठीक करते थे तो इन्होंने देखा ये पेशेंट्स जो है ना, थोड़ा जब नींद में आते हैं तो कुछ अजीब अजीब बातें करते हैं कि मुझे एक पत्थर दिख रहा है, उस पत्थर के पास मुझे खून दिख रहा है, उस पत्थर पे ये लिखा हुआ है। अब उसके बाद जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उससे ये पूछते थे कि यार तुमने ऐसी बात क्यों कही, तब वो कहते थे कि पता नहीं मैंने ऐसी बात क्यों कही। तो जब कई बार ऐसे पेशेंट्स आ गए कि बाढ़ में डूबता हुआ दिख रहा हूँ मैं, या भूख से मरता हुआ दिख रहा हूँ, चील और गिद्ध आ रहे हैं रेगिस्तान में मुझे खा रहे हैं, ये सब बातें जब कहनी शुरू करी उन्होंने, तब इन्होंने डॉक्यूमेंट शुरू किया डॉक्टर ब्रायन, और उसके बाद वर्ल्ड में खोजना शुरू किया कि क्या ऐसे कभी इंसिडेंसेस हुए थे, और वो इंसिडेंसेस मिले उनको, वो पत्थर मिले उनको, जो उन पेशेंट्स को कभी अफ्रीका में मिले, कभी दूर ऑस्ट्रेलिया में मिले, और वो पेशेंट कभी नहीं गए वहाँ पर। तो पुनर्जन्म की जो हम बात करते हैं उसका कहीं ना कहीं पुट आज साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट ढूंढ रहे हैं यूएस में, और उसमें उन्होंने मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स एक किताब लिखी जो बड़ी फेमस है, अभी भी अमेजोन पे आप देखिए मिल जाएगी। तो जापान में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, आप देखिए साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि यार वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो तो एक मॉलिक्यूल है ना, उसका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, H2O, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ऑक्सीजन है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर बेंडिंग हो सकती है, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तो इन्होंने दो अलग अलग
कमरों के अंदर जा रहा और उसने एक जगह तो बहुत जैमिंग एकदम बिल्कुल डिस्टॉर्टेड साउंड उसको एक्सपोज किया उस पानी को, और एक तरफ जो है उसमें सीरीन काम ओम का चैंटिंग और मंत्र और ये सब एक्सपोज किया। उसके बाद माइक्रोस्कोप से जो भी इंस्ट्रूमेंट था उससे देखे तो दे वर शॉक्ड टू सी कि जो जिसको जैनिंग म्यूजिक दिया उसका पूरा शेप ही बिगड़ा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल का, और जिसको हमने सीरीन म्यूजिक दिया ओम का साउंड सुनाया वो बिल्कुल नेचुरल शेप में वेल राउंडेड है। उसका कंक्लूजन ये निकला जो हमारी बॉडी 80% वाटर है कि हम ये जो कर्कश और इस सब में रहेंगे तो हम परेशान ही रहेंगे, और अगर हम अपनी ही संस्कृति से कुछ ले लेंगे तो हम अपने आप को ही बेनिफिट करेंगे। तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे भी जरा वेल राउंडेड रहे तो बढ़िया है। तो ये मंत्रों का योग हमारी जीवन में होता है। ओम अपने आप में मंत्र है, किसी को कुछ नहीं पता ओम का जाप कर ले वही मंत्र है। तो हर संस्कृति हर देखिए सिख समाज में गुरु ग्रंथ साहिब बहुत ही जबरदस्त रिलीजियस फिलोसफी है, जबरदस्त रिलीजियस फिलोसफी, और सारी फिलोसफीज आप देखिए एक ही बात, उनकी जो चैंटिंग है जब गुरु ग्रंथ साहब का जब चैंटिंग शुरू होता है तो आप देखेंगे शरीर के अंदर ना एक एनर्जी का फ्लो होता है। वो क्यों होता है? उनके शब्दों के अंदर कुछ है, और वो शब्द जो है वो गुरुओं ने बहुत बहुत ही डीप रिसर्च करके निकाले हैं। वो हमारे शायद बस की नहीं है, हम जानते ही नहीं, लेकिन सिर्फ आप बस आधा घंटा बैठ जाइए गुरुवाणी सुनिए, बस आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोला जा रहा है, लेकिन आप अंदर अपना महसूस करिए कि क्या हो। ऐसे आप संस्कृत के मंत्र सुनिए, आपको समझ में नहीं आएगा मंत्र क्या अर्थ है उसका नहीं पता, लेकिन उस साउंड की एनर्जी लीजिए आप। ऐसे आप अजान सुनिए मुस्लिम्स को, ऐसे क्रिश्चियंस के आप मासेस अटेंड करिए। हर जगह पे हर सभ्यता अपना एक मॉडल है, स्पिरिचुअल मॉडल, और उसमें ज्योतिष के ही हिसाब से होपफुली मैंने आंसर किया। हाँ इधर आर बेसिकली हमारे जितना लीनियज चला है, हम कई जनरेशनों से हमारे पूर्वज आ रहे हैं। हम 2-3 जनरेशन हम दादाजी तक जानते हैं, उसके बाद हम नहीं जानते, लेकिन हम तो कई मतलब जन्म जन्मांतरों से बहुत बड़ा लीनियज है हमारा। अब क्या होता है कि पिंडदान की व्यवस्था बताइए कि किसी भी जन्म में कहीं कोई पितर जो हमारे पूर्वज हैं उनकी जो आत्माएं हैं कहीं अगर उनको शांति नहीं मिली तो हिंदू फिलॉसफी में ये कहा जाता है कि उसके लिए पूजा पाठ का कार्यक्रम करना चाहिए, नहीं तो पितर दोष हो जाता है। अगर कोई घर में कोई हादसा हो गया, कोई डेथ हो गई, कुछ हो गया, हमने उसको विधि विधान से नहीं किया तो हमारे रिलीजन उसका मानना है कि पितर दोष हो जाएगा आगे वाली। इसके ऊपर कोई ऑथेंटिक बहुत ज्यादा ऑथेंटिक ज्योतिष में टेक्स्ट नहीं है, इसमें ज्योतिष में कोई टेक्स्ट नहीं है, रिलीजन में मिला। रिलीजन और ज्योतिष मतलब ज्योतिष जो है वो वेदांग है, वेदांग वेद का अंग है। रिलीजन में जरूर पितरदोष और हर चीज बताई जाती है। ज्योतिष के हिसाब से मैं ये दूं तो ये जो कॉन्सेप्ट है पितरों का, ये एक अक्षर वेदांश और खवेदांश, 2 तरह के वर्ग चक्र होते हैं। तो D40 और D45 जब हम एक राशि के 40 डिविजन्स करते हैं तो और 45 डिविजन्स करते हैं, तो मदर की साइड से जो कर्मा आ रहा है और फादर की साइड से जो कर्मा आ रहा है उसको देखने के लिए हमारे हॉरोस्कोप में एक वर्ग चक्र है स्पेशल। उनमें अगर आप प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस देख के अगर आपको ये लगता है, जैसे घर में कई परिवारों में आप देखेंगे कई घटनाएं बहुत जल्दी जल्दी होती है, डेथ्स बहुत ज्यादा होती है, बीमार लोग बहुत पड़ते हैं, और एक ही टाइप की बीमारी होती है। क्या सबको हार्ट अटैक ही हुआ जा रहा है? भांजों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, मतलब पिताजियों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, सब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम चल रही है। तो एक पर्टिकुलर जो ये चीज है, इसके लिए आप हॉरोस्कोप में देखिए कि जो दोष आ रहे हैं पूर्वजों से, वो उसमें कहीं कोई रेमेडी की व्यवस्था हो सकती है या नहीं। बट
इसका ऋषियों ने तो रेमेडी बताई है पितरों की शांति के लिए। भगवत गीता में भी आप देखेंगे पितरों का बहुत वर्णन है, क्योंकि हम बहुत कुछ लेते हैं अपने पूर्वजों से। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आत्मा शरीर बदले, क्योंकि मरता तो कोई नहीं है, शरीर बदलता है आत्मा, तो जब आत्मा शरीर बदले तो उसके जो विधि विधान है उसका बस फॉलो अप हो जाए। तो गरुड़ पुराण वगैरह ये सब सारी चीजें इस तरह बनाई गई कि ये सब पार्ट हो, ये सब रिलीजन का पार्ट है। बट एस्ट्रोलॉजी में पितर दोष का एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ता है, इस पर अभी तक मैं कोई रिसर्च नहीं देख पाया। लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कहा है। कुछ ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ने कहा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, हॉरोस्कोप का वो D40, D45, D60 जो हायर डिविजनल चार्ट्स हैं वो देखता हूँ और उससे एक असेसमेंट लेता हूँ कि पूर्वजों का कुछ असर इस लाइफ की वजह से कुछ आ रहा है कि नहीं, उस घर की घटनाएं देखता हूँ। और राज ज्योतिष एक ब्रांच और है जिसमें ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं या जिनके एक डिसीजन से हजारों लाइफ अफेक्ट होती है, वो राज ज्योतिष होता है। उन कुंडलियों को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, उसमें पितर दोष का ही बड़ा रोल हो जाता है कि अगर किसी कुंडली में पितर दोष है, कोई बहुत बड़े नेता है, कोई बहुत बड़ा हुआ है, उनकी वो एक सिग्निफिकेंट हो जाता है। फिर वो हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। उसके लिए मंत्र भी हैं, ग्रह दशाओं के हिसाब से मंत्र बदलते हैं। ये चीज जी व्यापार और व्यापार करने वाला, इसके बीच में ज्योतिष का क्या कोरिलेशन है? फॉर एग्जाम्पल कि मैं कोई एक्स आइटम में व्यापार करना चाहता हूँ, मैं अगर किसी फॉर एग्जाम्पल स्टील का व्यापार करना चाहता हूँ, स्टील इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ। स्टील इंडस्ट्री हर एक जो लगाता है उसकी ये जरूरी नहीं है कि उसकी चले ही चले, लेकिन चलाने वाले डिफरेंट होते हैं, इंडस्ट्री तो वही होती है। तो क्या जो व्यक्ति चलाता है उसकी कुंडली और स्टील इंडस्ट्री की कुंडली में भी कोई कोरिलेशन रहता है? मतलब फॉर स्टील जी इंडस्ट्री में फॉर मैं समझ गया, प्रश्न समझ गया। देखिए हर ग्रह की कुछ, हर धातु का कोई ना कोई ग्रह कारक है। जैसे लोहा है तो शनि उसका कारक है। अब किसी की कुंडली में शनि बहुत प्रबल है, बोलते भाई लोहे का व्यापार करोगे बहुत। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है, आप जैसे कोई इंडस्ट्री चलाते हैं या कोई बिजनेस चलाते हैं, इतने ज्यादा लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इतने ज्यादा कर्म, आपके अगर 1000 एम्प्लॉइज हैं, 1000 एम्प्लॉइज का अपना एक कर्म साइकिल है। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होल बनता है ये कि आप अगर एक नॉर्मल बिजनेस माइंड से काम करेंगे तो किसी भी धातु में काम करेंगे सब सक्सेसफुल हो जाएंगे, मैं ये मानता हूँ। अब ये अलग बात है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप कर रहे हैं तो, लेकिन आपका उतना ही अंश जाएगा, काफी महत्वपूर्ण अंश जाएगा, क्योंकि आपका बिजनेस है, आपने सारी प्लान करी है, सब कुछ वो है, उस हिसाब से लोग ज्योतिषी बताते हैं उस हिसाब से कर लीजिए। लेकिन रैशनली मैं ये मानता हूँ कि बेसिकली आपको प्लैनेट की जो ग्रह दशा है, उस ग्रह दशा में आपको कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो अब अगर आप ये देखेंगे कि अरे नहीं मैं तो इस मेटल में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरा 8th लॉर्ड है, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी मिस करने वाली बात है। और ज्योतिष हमेशा फैसिलिटेट कराता है, बाधा नहीं देता। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि आपके जनरल योग कैसे हैं, पार्टनरशिप्स के योग कैसे हैं, बिजनेस के ग्रहों की नॉर्मल दशाएं कैसी हैं इस समय बिजनेस डिसीजंस किस तरह से आपको लेने चाहिए, किस तरह के मंत्र करने चाहिए ताकि डिसीजन सही ले सकें। ये सब मेरे हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रादर देन ये देखना कि किस प्लैनेट का मेरे ऊपर ज़्यादा प्रभाव है तो मैं उसी का मेटल का बिजनेस करूँ। वो उतना रैशनल मुझे लगता है। जी वास्तु विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान दोनों एक दूसरे को किस तरह से हाँ, प्रभावित मतलब ये कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और आप छोड़ भी सकते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि मैं वास्तु का ज्ञाता नहीं। वास्तु में मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया, वास्तु जब मैंने पढ़ना शुरू किया, बड़े बड़े विद्वान हैं वास्तु में, लेकिन मैं वास्तु में इतनी दखल नहीं रखता, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है वास्तु में। क्योंकि मैंने ये देखा कि जब पृथ्वी घूम रही है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स। एस्ट्रोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट है प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स। क्या होता है कि अर्थ जो है ना अपनी, वो राउंड है बट वो टेढ़ी है, वो एक वॉबल करती है बॉल की तरह। तो उसमें एक एक्सिस ऐसे बीच में से आप खींचोगे अर्थ के, तो वो ऊपर एक्सिस भी ऐसे ऐसे वॉबल करेगा। तो 76,000 साल में वो वहीं
वो वापस वही अपनी जगह पे आता है, एक सर्कल बनाता है 76,000 साल में। तो अब क्या होता है कि वो चूंकि वो प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स है ना, तो होता क्या है कि आपका जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन है ना, यही बदलता रहेगा। तो अभी तक 23.5 डिग्री का करेक्शन आ चुका है आयनांश में। तो जब ज्योतिष में ये लिखा गया होगा हजारों साल पहले, उससे अब तक कितनी डिग्री शिफ्ट हो गया, तो दिशाएं ही बदल रही हैं। तो फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया सब्जेक्ट के क्या हुआ, तो मैं ज्योतिष में ही रह गया, फिर मैं वास्तु में गया नहीं। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं क्या? ज्योतिष कई बार बोलते हैं ना, आपके घर में इस प्रकार का वास्तु दोष है, इस वजह से ये मुश्किलें आ रही हैं, इनका निवारण कर लीजिए, आपके भविष्य में ये स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। तो क्या ऐसा होता है? मैं मानता नहीं ये चीज़, इसलिए क्योंकि अभी मैं जहाँ पोस्टेड हूँ, मैं वहाँ जब ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि मुझे घर दे दीजिए, तो एक घर खाली था। लोगों ने कहा कि ये घर मत लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा, मैंने कहा क्यों भाई, हॉन्टेड हाउस है क्या है? तो बोले कि नहीं, इसमें एक फलाना ऑफिसर थे, उनके साथ ऐसा हो गया, दूसरे ऑफिसर थे ऐसा हो गया। हालांकि उसी घर में और बहुत ऑफिसर थे जो बहुत बड़े बड़े अच्छे निकले, बट वो एक नेगेटिव एक दो चीज़ें लेके उन्होंने कहा कि नहीं। अब मैंने वो पूरी लाइन देखी, मैंने सन का डायरेक्शन देखा, हवा देखी, अरे ब्यूटीफुल हाउस। मैंने कहा आप मुझे दे दीजिए, अगर कोई भूत होगा तो उसके साथ कंपनी भी हो जाएगी, सब लोग साथ में रहेंगे और इतना मंत्रोच्चारण होगा उस घर में कि भूत भी सात्विक हो जाएगा। तो उस घर में मैं हूँ 2 साल से, टू बी वेरी लकी हाउस। तो बहुत लोग कहते हैं मैडम वास्तु में ऐसा हो गया, वास्तु दोष हो गया, ये हो गया, ये सब मत सोचिए। देखिए, घर बड़ी पवित्र चीज है, और ईश्वर जो है ना सब जगह है, प्रकृति है। तो मुझे ऐसा कि ये डायरेक्शन इस तरह से खुले, लोग अपनी किचन तोड़वाते हैं, कहीं बाथरूम की तरफ बनवा देते हैं, फिर क्या वो सुखी हो पाते हैं? मेन क्वेश्चन ये है। फिर भी परेशानी तो माइंड में बनी रहती है, कष्ट का तो निवारण है नहीं, तो फिर इतना लोड क्यों लेना? मतलब जिंदगी को बहुत सिंपल चलाना है। आप ये देखिए, कोई भी आपको डर लग रहा है ना अगर कि ये दोष है, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये दोष नहीं है। जरूर ऋषियों ने इसका कुछ ना कुछ तोड़ बताया है जो इन एस्ट्रोलॉजर को पता नहीं। जैसे मंगल दोष का मैंने आपको बताया, तो दोष नहीं है। काल सर्प दोष, काल सर्प दोष नहीं है, काल सर्प योग है, वो एक योग है। और मंगल जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, मंगल दोष जो ये कहते हैं ना, भले ही वो कैंसिल हो जाए नहीं हो जाए, अगर मंगल उन सब स्थानों में है ना कुंडली में, तो इतनी एनर्जी रहेगी कि आप उस कलयुग में अपने आप को ड्राइव कर सकते हैं। और हमें तो रोज कलयुग में ही उठना है ना, उठना बैठना, मटेरियल अचीवमेंट, हम कोई हिमालय में जाके साधु नहीं हो सकते। तो जो घर आपको मिला है, जिस डायरेक्शन में जो चीज़ है, आप अपने कन्वीनियंस से प्लान करिए, कुछ नहीं होगा। भगवान की मूर्ति रखिए घर में और बढ़िया कुछ मंत्र सुनिए, कोई दोष नहीं होगा कभी। वास्तु का आप कंफ्यूजन ही हटा दें, है ना? काल सर्प योग के विषय में आप बता रहे थे, हाँ। क्या वो है, लोग डराते हैं जो हो गया, क्या काल सर्प योग जो है, मजे की बात आप देखिए, मतलब जो पुरानी ये जो किताबें हैं ना, बृहद पराशर, वरा शास्त्र और ये जितनी भी पुरानी किताबें हैं, किसी में काल सर्प योग का नाम ही नहीं। ये पहली बार, ये कुछ 2000 ये सन 1900 में कुछ जो मॉडर्न ज्योतिषी होते थे 1914-1920 के आसपास, इन लोगों ने पता नहीं काल सर्प योग कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये कहीं मेंशन ही नहीं है काल सर्प योग। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने इतना खोजा, लोग बर्बाद हो गए पूजाओं में पैसे खर्च कर करके। मैं कहा ये कौन सा कॉन्सेप्ट इजाद किया महाराजाओं, और क्यों इतना पैसा खर्च करा रहे हो? कोई काल सर्प योग कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और क्या इन्होंने सोचा राहु और केतु को पकड़ते हैं। जिसने भी ये बुद्धि लगाई होगी, देखिए वो आदमी तो इंटेलिजेंट रहा होगा, क्योंकि उसने एक कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश कर दिया ज्योतिष में। हजारों सालों की एक निरंतरता को बीट करते हुए एक नया कॉन्सेप्ट घुसा दिया है काल सर्प योग। अब चला हुआ है काल सर्प योग, कुछ नहीं होता काल सर्प योग। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि राहु और केतु दो ग्रह, वो छाया ग्रह है, एक्चुअली उनका कोई फिजिकल बॉडी नहीं। राहु और केतु क्या है ये भी 2 मिनट में बता दूं आपको।
कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूरज के अराउंड घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के अराउंड घूम रहे हैं। ये जो दो सर्कल आपस में जो टकरा रहे हैं, एक पॉइंट हो गया राहु, एक पॉइंट हो गया केतु, ठीक है। वो एक डेंस एनर्जी का एक वो बनता है जिसको वो राहु और केतु की संज्ञा देती है। तो इसलिए वो इतना डेंस है वो कि उससे एनर्जी आ रही है अर्थ पे, इसलिए उसको कंसिडर किया जाता है। बाकी ग्रह तो साथ ही हैं। तो एक तरफ राहु, उसके बाद सारे प्लैनेट्स और फिर केतु, ठीक है। तो फिर लोगों ने सोचा कि राहु तो राहु है, गंदा है, प्लैनेट है, खतरनाक है। केतु तो स्पिरिचुअल है, बढ़िया है। तो केतु पे खत्म हो रहा है तो क्या करें, काल सर्प योग बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको बोला काल अमृत योग। तो बोले कि अगर राहु पहले, फिर सारे प्लैनेट, फिर केतु, तो ये हो गया काल अमृत। तो तुम बचपन में डाकू रहोगे, बाद में संत बन जाओगे, ऐसा बोल दिया लोगों ने। और अगर केतु पहले, फिर सारे प्लैनेट, फिर राहु, तो कोई कुंडली देख बोलेगा अरे आपका बच्चा तो ऐसा है भाई साहब, वो शुरू में तो ठीक रहेगा, बाद में डाकू बन जाएगा। फिर बोलो अरे और निवारण बताओ यार मेरे बच्चे का। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर। काल सर्प दोष कोई बोले तो उसको कुछ मत बोलिए यार, चलो थैंक यू यार, काल सर्प होगा मेरी कुंडली में, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं तो ऋषि लोग बताते, जरूर बताते ऋषि। किसी ना किसी पुरानी किताब में मुझे मिलता, बहुत ढूंढा है मैंने किताबों को, मिलता मुझे नहीं मिला। सर सपनों में और ज्योतिष विज्ञान में क्या रिलेशन है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया मैडम। और इसका उत्तर देने का भी मैं इसलिए क्वालिफाइड हूँ क्योंकि मैं साइकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। तो साइको एनालिसिस करके एक फील्ड है जिसमें ड्रीम एनालिसिस किया है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ड्रीम एनालिसिस किया और उन्होंने अलग अलग तरीके के मॉडल्स और थ्योरीज निकाली है साइकोलॉजी में कि ड्रीम्स किस तरह से आती हैं और ड्रीम्स का क्या, क्यों हमारे एक्सपीरियंसेस को ड्रीम्स प्रोक्योर होती है। जैसे घर में कोई हादसा हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति है यहाँ पर और वो हमारे सपनों में आके हमको ऐसे जगा रहा है और हमको पानी का ग्लास ऑफर कर रहा है। ऐसा कई लोग बोलते हैं, या मांग रहा है, या मांग रहा है और सडनली वो यूं ऐसे जा रहा है। तो देखिए स्पिरिट तो है, स्पिरिट तो है इसमें नहीं, ये नहीं लगता है कि जा रहा है। हाँ, ऐसे मतलब लगता है सपने कि आ रहे हैं, मांग रहे हैं, जा रहा है। वो हाँ। वैसे ही लगता है जिंदा आदमी हमारे साथ घूम ये रहा है। सपने आ रहे हैं। ये तो जिंदा होश में रहता है कि वो हमको आते हुए हाँ। दिखाई देते हैं। सपनों में तो ये लगता है वो वैसे ही व्यवहार कर रहा है जैसा हाँ। कि जिंदा में आदमी करता है। बिल्कुल। सपने जो है, जो साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा, ड्रीम एनालिसिस में, ड्रीम एनालिसिस में जो सपनों का कॉन्सेप्ट है उसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं, साइकोलॉजी। और ज्योतिष में कहीं ये नहीं लिखा है कि इस तरह के सपने आएंगे अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन। तो डायरेक्ट कोरिलेशन तो मुझे मिला नहीं। अब लेकिन ये मुझे लगता है कि कोई प्लेनेट की दशा अगर चल रही है तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंकिंग है, उसमें अगर कोई हादसा हो गया तो उस प्लेनेट के कोई कोरिलेशन अगर हमें उस व्यक्ति की कुंडली के साथ जुड़ाव है हमारा, तो शायद कोई एनर्जी अफेक्ट कर सकती है। लेकिन ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है, मेरा अपना मानना है। तो कोई कोरिलेशन ना माने, कहने का मतलब। सर ड्रीम्स का पिछले जन्म से भी कोई नाता है? अब पिछले जन्म में बड़ा, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कॉन्सेप्ट छेड़ा। ज्योतिष में वर्ग चक्र जब आप बनाते हैं ना, तो वर्ग चक्र में एक, जब राशि का आप 60 बार डिवीजन करते हैं, 60 टाइम्स, तो एक नया वर्ग चक्र बनता है जिसको बोलते हैं षष्ठी आंशा। ये पास्ट लाइफ के बारे में आप जान सकते हैं, ऐसा ज्योतिषी लोग कहते हैं। ऐसा ऋषियों ने भी कहा है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर ने षष्ठी अंशा के ऊपर बहुत बात करी। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंस दी है इस चार्ट को, क्योंकि वो पास्ट लाइफ। अब मैं एक व्यक्ति, एक हमारे एक ऑफिसर है, उनका मैं चार्ट देख रहा था, उसमें उनकी शादी, उनकी बीमारियां, उनकी व्यक्ति, सब कुछ मैच कर रहा था पास्ट लाइफ। लेकिन मतलब मैंने देखा कि केतु जो है वो उच्च का है षष्ठी अंशा, तो इसका मतलब जल मरण, इसका मतलब वो अपने पुराने कई जन्मों में पानी में डूब के मरे या कैसे मरे। तो इस जन्म में फिर इनको हाइड्रोफोबिया टाइप का होना चाहिए, क्योंकि आपका फिर उस चीज से डर लगता है। तो अब वो ऑफिसर रहे अपना, मतलब हमेशा
इसमें भी गए, बाढ़ में भी गए, सब में गए। हमने उनसे पूछा कि आपको क्या पानी से डर लगता है? तो वो बोले अरे मुझे इतना डर लगता है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मुझे इतना ज़्यादा क्यों लगता है, मैं जब नहा रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि ये शॉवर जो है ना यहीं पे पानी का एक सिलेंडर बनाएगा और मुझे डुबो देगा। और ये फीलिंग बचपन से है उनको। बोले मुझे आग में कूदा दो, मुझे कुछ करो, पानी से दूर रहो। तो कुछ ना कुछ तो पुराने जन्म का है। फिर उसके बाद वो फिर एक पर्टिकुलर दशा में फिर वो मंत्र करके अभी वो ठीक है, उनका पूरा फोबिया ही क्योर हो गया। वो कुछ ऋषियों ने ये भी तो बता रखा है कि ठीक कैसे करना है, रेमेडी भी है। तो अभी वो बिल्कुल फ्री हो गए हैं, कंप्लीटली फ्री हो। डेट ऑफ बर्थ नॉर्मली ज्योतिषी में जो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं, जनरल परसेप्शन डेट ऑफ बर्थ का रहता है कि डेट ऑफ बर्थ और प्लेस से हम उसका हॉरोस्कोप निकालते हैं। इसकी सर टाइमिंग मतलब डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग और वो पूरा एक जो बेसिक उसका स्टैटिस्टिक है उसको लेके हम लोग आगे बेस बना के आगे बढ़ते हैं। तो अक्सर लॉजिकली अगर मैं जो मुझे इतना नहीं मालूम है, लेकिन मैं जो अपने लॉजिकल माइंड से सोचता हूँ, क्योंकि एक ही टाइम पे एक ही प्लेस पे एक ही समय में उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो सबकी क्या लाइफ स्टाइल या सबका जीवन एक सा चलेगा, बहुत बढ़िया, ये नहीं चलेगा। तो ये बड़ा एक परसेप्शन रहता है। और ये ट्विंस है, ट्विंस है लेकिन दोनों में अलग अलग है। तो सर इसकी क्या रेलेवेंस है एक चीज। और दूसरी चीज सर हम बार बार जो आपकी बातों से समझ पाए हैं कि बड़ी डीप साइंस है, बड़ी डीप साइंस है और बड़े मिसकंसेप्शन है, लोगों ने बताया, भ्रांतियां भी हैं। तो एज अ लेमन हम लोग हो सकता है कि इतना ज़्यादा डिटेल में जाके स्टडी नहीं कर पाए, तो हम लोग अपनी जनरल लाइफ में क्या वो प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हैं कि हमें किसी एक्सपर्ट पे हो सकता है एक्सपर्ट मिले, हो सकता है नहीं मिले, या हर बार आप जैसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल सकता। हम लोग इतने सौभाग्यशाली आज हैं, आपसे पूरा विचार विमर्श कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा ना हो पाए तो हम लोग क्या एक बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल अपनी लाइफ में फॉलो करें कि हम इन सब चीज़ों से अपने आप को बेटर मैनेज करके चल सकें और हमें दिक्कत ना आए। और अगर कुछ पढ़ना भी है, समझना भी है, हालांकि मैंने आपकी वेबसाइट अभी तुरंत सब्सक्राइब भी करा लिया है, लेकिन उसके बाद हम लोग कैसे उसको आगे चीज़ों को देखें। बहुत बढ़िया। देखिए आपका शुभ नाम है ना? आलोक अग्रवाल। अब आलोक अग्रवाल साहब ने इतना बढ़िया क्वेश्चन किया। देखिए इतना मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं आपको बता दूँ बहुत अच्छा इंटरेक्शन सर चल रहा है। मतलब आई होप कि मतलब मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैं बस मुझे मजा आ रहा है। मतलब आप इतना बढ़िया चीज पूछे। देखिए ट्विंस, अब सायन ज्योतिष और निरायन ज्योतिष, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है, जो ये लिंडा गुडमैन ने एक किताब निकाली है, जो आप देखेंगे सनशाइन वाली, सारे कॉलेज स्टूडेंट्स पागल है उसके पीछे कि अबे तू लियो है, कि तू ये है, कि तू वो है, हमारा अफेयर नहीं हो सकता, हमारा ये नहीं हो सकता। मैंने लिंडा गुडमैन का वो है, उनका ये कॉन्सेप्ट है कि एक महीने के अंदर सन के अंदर जितना है वो सारे आदमी एक जैसे, उनके साथ सब एक जैसा होना है। और अगर आप डीपली देखेंगे तो अपने आप को आप हर साइन पे फिट कर लेंगे, हर साइन पे फिट कर लेंगे आप। ये सुबह सुबह जो कॉलम्स आते हैं ना अखबार में, आप कोई भी साइन ले लीजिए वो आपके ऊपर आएगा जरूर। वो लिखा ही ऐसे जाता है, वो लिखा ही ऐसे जाता है। आपकी जो भी राशि हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पढ़ लीजिए सब सेम आएगा। वो चीज है। लेकिन इसी में ही जो है चल रहा है मामला। तो ट्विंस का मैं आपको बताऊं, निरायन ज्योतिष पूरे विश्व में एक ही ज्योतिष है हमारी जो ये एक्सप्लेन और आंसर कर सकती है कि ट्विंस डिफरेंट क्यों है, और कोई नहीं कर सकती। यहाँ पर हम लोगों का एज है, हमारी ज्योतिष का एज है कि हम ये आंसर कर सकते हैं कि ट्विंस क्यों डिफरेंट। और उसका आंसर क्या है कि देखिए जब ट्विंस, आपने बहुत सही कही कि हजारों लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिफरेंट होगा ना, तो उससे प्लैनेट की पोजीशन फर्क होगा। आप यहाँ पैदा हो रहे हैं, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो रहे हैं, यूएस में पैदा हो रहे हैं सेम टाइम पे, तो उनके तो कुंडलियाँ डिफरेंट हो ही जाएंगी थोड़ी बहुत। लेकिन ट्विंस एक ही जगह पैदा हो रहे हैं, है कि नहीं? अब आप देखिए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कितना सफल होता हूँ नहीं मालूम, कि लग्न क्या हो, कि जब आप सूर्य उगता है तो सूर्य को जब आप देखेंगे तो वो लग्न है, वो 24 घंटे में ऐसे चलेगा आपके राशि चार्ट में, और अगले दिन फिर सूरज के साथ उग जाए। इतना समझ में आया? लग्न एक आर्टिफिशियल पॉइंट है। लग्न 24 घंटे में 12 राशियां चलता है, तो एक राशि में कितनी देर रहा? 2 घंटा रहा। राशि चार्ट जिसमें जो आपका फिजिकल सेल्फ। अब क्या होता है कि जब ट्विंस पैदा होंगे तो उनका राशि चार्ट सेम रहेगा,
ठीक है, सेम टाइम पे दोनों रोएंगे, सेम टाइप के इमोशनल वो लोग होंगे, दोनों को गुस्सा आएगा एक ही टाइम पे। ये सब राशि चार्ट सेम है इसलिए बोल रहा हूँ, फिर भी जीवन अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि महर्षि पराशर ने वर्ग चक्र के बारे में बोला, डिविजनल चार्ट्स। आप अपना फिजिकल सेल्फ देखते हैं राशि चार्ट से, पंडित लोग तो खाली राशि चार्ट ही देख के सब कुछ बताते हैं, जबकि राशि चार्ट आपका अपना फिजिकल सेल्फ है, आपकी हेल्थ है, आपकी एनर्जी है, आपका बेसिक कैरेक्टर है, आपकी शेप है, वो सब राशि चार्ट। आप कैसे दिखते हैं, कैसे है, ये सब राशि चार्ट। लेकिन उसके बाद आप राशि को 2 भाग में डिवाइड करिए और एक नया चार्ट बनाइए, तो बनेगा होरा चार्ट D2। उसमें आप देखेंगे आपके पास पैसा कितना होगा, रिसोर्सेज कितने होंगे समाज में जीने के। फिर उसको राशि को 3 भाग में डिवाइड करिए, तो बनेगा द्रेकाना। तो आपको देखेंगे कि आपके कजिन्स, आपके भाई, आपके बहन, ये सब उस चार्ट से देखा जाए। तो आप देखिए द्रेकाना में लग्न 1/3 टाइम में चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर आप दशांशा आइए, दशांशा आपका कैरियर है, 10 बार में डिवाइड करिए राशि को, और उन्होंने रूल्स दे रखे हैं BPHS में, बृहद पराशर होरा शास्त्र में, और दशांशा बनाइए। तो दशांशा में लग्न कब कितने डिग्री पे? 3 डिग्री 20 मिनट में चेंज हो जाएगा, यानी 14-15 मिनट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अब आप आगे बढ़िए, जब आप D60 पे आएंगे, जो पास्ट जन्म का जो मैंने आपको चार्ट बताया, उसमें 2 मिनट में लगना चेंज हो जाएगा, क्योंकि 120 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, 2 मिनट। और आप देखिए प्रकृति का ऐसा नियम है, यहाँ डॉक्टर्स भी बैठे हैं, एक ही साथ दोनों ट्विंस कभी बाहर नहीं आते, कभी नहीं आते। वो 2 मिनट के में षष्ठी अंश बदल जाता है, दोनों ट्विंस का D60 डिफरेंट होगा, और नाड़ी अंश जो D150 है वो 100% डिफरेंट होगा, इसीलिए ट्विंस डिफरेंट है। और वो जब नाड़ी अंशा और षष्ठी अंशा वो सब डिफरेंट होता है, तो ट्विंस सिमिलर भी बहुत होते हैं, बिकॉज राशि चार्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस उनकी सारी लाइफ ही अलग हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस। कभी एक साथ बाहर नहीं आएंगे, एक ही झटके, एक ही मोमेंट, एक ही सेकंड में। पहले एक ट्विन आएगा, फिर 4-5 मिनट बाद शायद दूसरा आएगा, या 2 मिनट बाद आएगा, कभी तुरंत नहीं आएगा वर्ल्ड ओवर। ये प्रकृति का नियम। तो आई होप आपको पता चला कि ट्विंस क्यों डिफरेंट है। सर आपने जैसे बताया D150, अब उसमें क्या है और डिटेल में टाइम का बाइफर्केशन हो गया। अभी उसमें इतनी डिटेल में एग्जैक्ट बर्थ टाइम को नोट करना क्या नहीं पॉसिबल नहीं है। अब उसमें अलग अलग चीजें बताई गई। किसी ने कहा कि जब सर बाहर आए तब ले लो टाइम, किसी ने कहा जब अम्बिलिकल कॉर्ड को काटो और बच्चे काटो तब ले लो टाइम, किसी ने कहा जब बच्चे में चीख आए तब लो टाइम। तो इतना ज़्यादा आप मेरी वेबसाइट को भी सब्सक्राइब किया है, आप उसमें सर्च बॉक्स में डालिएगा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। मैंने एक आर्टिकल लिखा है। जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास हॉरोस्कोप लेके आते हैं तो मैं सबसे पहले कुछ पास्ट का क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी शादी कब हुई, कब एक्सीडेंट हुआ, पास्ट का कुछ 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ। उसके बाद दशाएं देखता हूँ कि ये इस दशा में ऐसा हो सकता है क्या। नहीं होता है तो मैं वर्ग चक्रों में, जैसे नवांश है, नवांश आपकी शादी की डेट है, उसमें कुछ 15-20 मिनट में लग्न चेंज हो रहा है। आपने देखा एकदम बॉर्डर पे लग्न है कि 1 मिनट 20 सेकंड में लग्न चेंज हो रहा है। तो अगर आपने चेंज करके देखा 1 मिनट 20 सेकंड, तो आपने देखा हाँ अब शादी पॉसिबल है, पहले नहीं थी। तो मैंने बर्थ टाइम को 1 मिनट 20 सेकंड पीछे कर दिया। तो ये जो 3-4 मिनट का एडजस्टमेंट है, इसको बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी ज्योतिषी अगर आपने टाइम बताया और उसने बताना शुरू कर दिया तो भाग जाइए अपनी कुंडली उठा के, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि ऐसे भी किस्से हैं, आप मजाक करने के लिए जाएंगे ना, आप कुछ भी बता दीजिए उनको, वो आपको पढ़ भी देंगे बिना ये जाने। आप कोई भी टाइम दे दीजिए उनको कि मैं तो इस टाइम पैदा हुआ, इस टाइम, और वो आपको बताना भी शुरू कर देंगे। आश्चर्य की बात है, अरे भाई ये तो देख लो कि टाइम सही है कि नहीं। जो बर्थ में, तो वो जो रेक्टिफिकेशन है, अब आप जैसे हायर डिवीजन चार्ट्स पे आपकी एजुकेशन, आपकी इनर सोच, फिर ये सब करके फिर मैं और पास्ट इवेंट्स बताता हूँ कि आपके पेरेंट्स का इस दशा में ऐसे हुआ, तो वो बोलते हैं हाँ हुआ।
कि या आपकी एजुकेशन इसी तरह से चली, हाँ ऐसे चली, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में अब टाइम थोड़ा ठीक है क्योंकि पीछे के इवेंट्स मैच कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज में 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा भी लग सकता है, ये बहुत जरूरी है। अब इनफर्टिलिटी का एक केस आया मेरे पास, 2008 में मेरा पहला केस था। इनफर्टिलिटी, एस्ट्रोलॉजी जबरदस्त हेल्प करती है इनफर्टिलिटी, क्योंकि सब प्लैनेटरी एनर्जीज का खेल है। वो आईवीएफ कराते हैं लोग, अब किसी भी डेट पे रैंडमली जाके 2 लाख रुपए डालते हैं और आईवीएफ कराते हैं, अब वो होता ही नहीं। और इतने आप देखेंगे वो भी नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है, मेल भी नॉर्मल है, टेस्ट सब नॉर्मल आ रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा। ऐसे कई घरों में प्रॉब्लम है। एस्ट्रोलॉजी कितनी ब्यूटीफुल है, आप देखिए। एस्ट्रो जो डायग्नोसिस होता है इनफर्टिलिटी का, वो होता है बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट। एक स्पेशल कैलकुलेशन है, हम वो पॉइंट निकालते हैं। बीज जो होता है वो होता है स्पर्म जो होता है उसकी स्ट्रेंथ, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। और क्षेत्र जो होता है बेड वुमेन का, कि उसमें प्रेगनेंसी की कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की। वो जब आप डायग्नोसिस देखेंगे तब आप पता कर पाएंगे कि बीज में प्रॉब्लम है या क्षेत्र में प्रॉब्लम है। अब मॉडर्न साइंस हो गई, मेडिकल इतनी तरक्की कर गया, तो आईवीएफ के लिए आप दोनों कुंडलियों को बर्थ टाइम रेक्टिफाई करिए पहले, दोनों को, और उनका टाइम ठीक करके उसके बाद आप देखिए कि कुछ है टेक्निक्स की कौन से डेट्स पे कराना चाहिए आईवीएफ, जब प्लैनेटरी एनर्जीज दोनों हस्बैंड वाइफ पे एक पर्टिकुलर टाइप में आ रही है, और उसकी प्रोबेबिलिटी आप 100 टाइम्स बढ़ा देंगे सक्सेस केवल इसी एनालिसिस। बट जैसा आपने कहा, अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। एस्ट्रोलॉजर जो कि जानता है वो मिलेगा नहीं, और कमर्शियल वाले बहुत मिलेंगे आपको, डराने वाले बहुत मिलेंगे। जो रिसर्चर है वो कभी भी पैसा नहीं लेगा। आप मेरी वेबसाइट देखिए, वो फ्री रिसोर्स, कंप्लीटली फ्री है। हर महीने में उसमें फ्री में कुछ ना कुछ आर्टिकल डालता है, कोई पैसे की उसको जरूरत नहीं। आपका जो प्रश्न है कि क्या करना चाहिए, ज्योतिष पे बिलीव ही मत करो, ये मेरा उत्तर है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर वो आपको मिलेगा नहीं। ज्योतिष पे बिल्कुल मत बिलीव करिए। जो बड़े बूढ़ों की जो बातें हैं ना, केवल वही मानिए, और वो सारी बातें ज्योतिष से आई है। मैं आपको बता, मंत्र कैसे काम करते हैं। जब आप मंत्र बोलते हैं तो आपके शरीर में न्यूरॉन पाथवेज जो हैं, या डॉक्टर्स बैठे हैं, वो 52 जगहों पे टकराते हैं न्यूरॉन्स, और वो जो 52 जगहों का अगर आप साउंड सुनेंगे, दैट साउंड करस्पॉन्ड्स टू 52 लेटर्स ऑफ संस्कृत। उसमें मंत्र बने गए हैं। जब आप वो मंत्र सुनते हैं या बोलते हैं तो वो साउंड की एनर्जीज आपके न्यूरॉन के ब्लॉकेजेस को खोलती है, और जो आप दवाई खा रहे होते हैं वो असर करती है। अभी कोरोना में बहुत पेशेंट मैंने ठीक किए केवल मंत्रों से। वेंटिलेटर में 6 दिन हो गए, वो असर ही नहीं कर रहा है दवाई। और जहां मंत्र सुनाना शुरू किया, वो मिराकुलसली 2-2 दिन में पेशेंट्स बाहर आ गए। नहीं, आगरा में लोग है ना भाई साहब, आगरा में लोग हैं तो मंत्रों से आप देखिए प्रभाव। तो बड़े बुजुर्ग देखिए क्या बोलते हैं मैडम। जैसे आप बोल रहे हैं कि मंत्र बोलो वो असर करता है, तो क्या ऐसा होता है कि बोल के ही करना है, मन ही मन में करें? सुन लीजिए, एनर्जी घुसी ना काम में, सुनना पड़ेगा, कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। मन मन में बोला हुआ काम नहीं करेगा। मन में आप बोल रहे हैं तो कर्म तो कर ही रहे, सेम एकदम से। मन में बोल रहे हैं, और ध्यान कहीं और है, ध्यान कहीं और है तो गड़बड़। वही तो बात है। ध्यान कहीं और है तो गड़बड़ है। बच्चे की एकदम पिटाई भी चल रही है और मंत्र भी चल रहा है, वो गड़बड़ है ना। तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, कोई मुसीबत आएगी तो डिसीजन लोगे। तो जैसे डिसीजन लोगे तो उसके अंदर कर्म करना पड़ेगा। तो ठंडे दिमाग से डिसीजन लो। तो ये ठंडा जो दिमाग है ना, ये है कि आप जब मंत्र कर रहे हैं तो न्यूरॉन पाथवेज आपके रीअलाइन हो रहे हैं, और फिर आपको पर्सपेक्टिव दिख रहे हैं। एक प्रॉब्लम का आपको एक और सॉल्यूशन नजर आ रहा है जो ठंडे दिमाग से ही नजर आ रहा है। तो आप डिसीजन ले रहे हो, उस प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं। मंत्र जादू नहीं कर रहे, मंत्र आपको सिर्फ ठंडा दिमाग दे रहे हैं। सिंपल, सब कुछ बहुत लॉजिकल है। कोई जादू माया मैजिक जादू टोना नहीं हो रहा। आप मंत्र कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उन साउंड इंटोनेशन से आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। और खाली संस्कृति क्यों,
आप किसी भी, जो भाई साहब ने कहा, किसी भी सभ्यता का आप कोई भी मंत्र ले लीजिए, उन लोगों के ऋषियों ने उसको उसी हिसाब से लिखा है और उससे आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं और आप ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए ज्योतिष पे विश्वास मत करिए। और एक और आर्टिकल आप मिलेगा आपको, क्वालिटीज ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं तो आप वो आर्टिकल जरूर पढ़ के जाइए और वो क्वालिटीज देखिए उस एस्ट्रोलॉजर में है या नहीं है। नहीं है तो आप समझिए कि भगवान जो करेगा सही करेगा, मत जानने की कोशिश करें। वो बात। 5 क्वेश्चंस और लेंगे क्योंकि अब समय अधिक हो रहा है। एक आपने एस्ट्रो को वास्तु से मैम ने जो पूछा था, मेरी उसमें बहुत रिसर्च है अभी। अरे तब तो आपसे मैं सीख सकता हूँ। मैं ये बेसिकली जानना चाह रहा था, जो एक एग्जांपल था कि एक ही घर में अलग अलग इफेक्ट आता है जो वास्तु का, वो क्योंकि कुंडली स्पेसिफिक होता है। तो पुराने जमाने में जो वास्तुशास्त्र था वो बेसिकली टेम्पल आर्किटेक्चर के हिसाब से बना। तो उसमें कोई भी आएगा वो एक एनर्जी अलाइन करके 15 मिनट में निकल जाएगा। अब हो गए ओनरशिप बेस्ड, तो जो कस्टम ओनरशिप है वो पूरा कुंडली का रोल आ जाता है उसमें, कि आपका कैसे इफेक्ट है, आपका जो भी बीज है टाइप, बर्थ टाइप का, उस टाइम के हिसाब से कौन सा ग्रह कहाँ पे कैसा इफेक्ट दे रहा है, वही घर में आके अलग अलग तरीकों से जो बहुत बढ़िया। तो मैडम आपको इनसे आंसर मिलेगा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इन दोनों के कनेक्शन में, नक्षत्रों के जो देवता है वो वास्तु पुरुष मंडल के भी देवता है बहुत। तो मेरा क्वेश्चन आपसे उसके लिए है कि नक्षत्रों के देवता के ऊपर मुझे आज तक बस एक टेक्स्ट मिला है जो कि है तैतरीय ब्राह्मण में, बिल्कुल जहाँ पे नक्षत्र सूत्रम लिखे हैं वहीं पर उनके बारे में, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो जो कहानियां पुराने जमाने की जो आप कह रहे हो कि टेक्स्ट नहीं मिलता है, अब अगर आपको जर्मनी में या जापान में कहीं ऐसा मिले नक्षत्रों की कहानियों के ऊपर, तो मैं वो बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। देखिए मैं वास्तु के बारे में नहीं जानता हूँ, नक्षत्रों के बारे में, नक्षत्रों का ये है, नक्षत्रों का तो मैं, नक्षत्र सूत्रम तो इतने पावरफुल हैं, SOS की तरह काम करते हैं। और अगर जैसे कभी आप देखें कि किसी कुंडली में ऐसा योग है कि इसमें आत्महत्या का योग है कि ये कि डिप्रेशन का योग है, वो थॉट वैनिश हो जाएगा। अगर आपने नक्षत्र सूत्रम वो 30 सेकंड 32 सेकंड का सुन लिया, वो इतनी पावरफुल चैंटिंग है कि वो आपका वो थॉट ही वैनिश हो जाएगा, ऐसा जादू की तरह गायब होगा। मतलब ये सब कमाल आप खुद अपने ऊपर करके देख सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे है मंत्र, आप डाउनलोड करिए, कोई नक्षत्र सूत्रम सुनिए, अगर वो आपके मून के नक्षत्र का सूत्रम हुआ तो खट से असर करेगा, वो बिल्कुल खतरनाक। और एकदम मैच होता है नक्षत्रों में, राशियों से बहुत ज्यादा, किस नक्षत्र पद में कौन सा ग्रह है उसके हिसाब से आपको लगेगा ये तो पूरी लाइफ ही मेरी, पूरी लाइफ ही वही है, बिल्कुल। और दूसरा सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ट्यूशन का क्या रोल है, कि ज्योतिषी जब बहुत ज्यादा रोल है, बहुत, मैंने अपने लिए बहुत ऑब्जर्व किया बहुत है कि मैं चार्ट देखता हूँ, हाँ। मैंने मतलब किसी को कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि रेमेडी किस टाइप की होती है जी। कि आप लगा पाए या वो लगा पाए, तो जो उस जने के लिए रेमेडी होती है मेरे मुंह से उसके लिए वही एग्जांपल निकालता है। तो मतलब वो चार्ट भी ऐसा लगता है कि मैं क्यों, बस बिल्कुल सही बोला आप। इंट्यूशन का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा। जैसे ये एनर्जी ऐसे मूवमेंट की कि ब्रह्मांड वो बुलवा देता बिल्कुल, है जो वो बिल्कुल। दूसरा सुनने के लिए बना हुआ है, एकदम सही है। करे या ना करे, एब्सोल्युटली ऑन स्पॉट, आपने बिल्कुल सही बोला। ये चीज कहाँ निकलती है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिद्ध। सिद्ध, आप तो वैसे ही सिद्ध पुरुष हैं। सिद्ध, एकदम सिद्ध पुरुष है, बिल्कुल सही आपने बोला। तो वो जो क्वालिटीज ऑफ द एस्ट्रोलॉजर है ना, अगर वो क्वालिटीज होंगी तो इंट्यूशन बहुत डेवलप्ड होगा। और सेम कॉम्बिनेशंस को डिफरेंट लोगों के चार्ट में आप डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आता है आपके दिमाग। इंट्यूशन का बहुत रोल है, बहुत रोल है। सिद्ध, आपने बिल्कुल सही कहा। एस्ट्रोलॉजर में बहुत, इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ आलोक भाई साहब को कि अगर कोई ना मिले तो एस्ट्रोलॉजी मत मानिए, क्योंकि इंट्यूशन एस्ट्रोलॉजर का ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दिस। आप बिल्कुल सही कहा। बड़ा कुछ तो चार्ट ऐसे होते हैं, आप तो कुछ ना उसमें टाइम रेक्टिफिकेशन करते हो ना कुछ करते हो, सडनली आपके अंदर से आती है बात, आप बताना शुरू करते हो और वो हर चीज सही होती है। इंट्यूशन का बहुत आप कुछ तो ये इंट्यूशन का रोल किसी शास्त्रों में कहीं कुछ नहीं है, ये बस नेचुरल है, कुछ नहीं, नेचुरल। एस्ट्रोलॉजी में रंगों का क्या प्रभाव रहता है? जैसा बताया जाता है कि काला पहनना चाहिए शनिवार हाँ। के दिन और सोमवार के दिन सफेद पहनना चाहिए। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भाई ने पूछा था कि एक ही समय पे 2 बच्चे पैदा होते हैं, हम इसको उल्टा लेते हैं कि एक ही समय पे मास आदमी मर जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है, जैसे कभी बाढ़ आ गई या इस तरीके। तो क्या उसके पीछे एस्ट्रोलॉजी सबकी एक जैसी होती है या कोई क्या वजह रहती है? बिल्कुल आपने सही कहा। सेकंड प्रश्न में मैं आपको बताऊं, मेरे दिमाग में बड़ी क्यूरियोसिटी थी बट मैं इस पर रिसर्च नहीं कर पाया। तो इसके इस प्रश्न में अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो थोड़ा सा गेसवर्क होगा, वो उतना ऑथेंटिक नहीं होगा, तो इसलिए उसको वैसे ना लें। जो मेरा अपना मानना है वो ये है कि जब मास लोग मरते हैं
तो हम सभी लोग ना मारक दशाओं में रहते हैं। साल में हम करीब 7-8 महीने मारक दशाओं में ही रहते हैं। कभी सेकंड की दशा चल रही होगी, कभी सेवेंथ की चल रही होगी, कभी रुद्र महेश, किसी ना किसी की दशा चल ही रही होगी। तो ऋषियों का तो ये कहना है कि जब आदमी मरेगा तो मारक दशा में ही मरेगा। लेकिन मारक दशा चल रही है तो वो मरेगा या नहीं मरेगा इसकी कोई गारंटी कोई दुनिया में नहीं कह सकता कि ये मरेगा या नहीं मरेगा। वो फिर एस्ट्रोलॉजर का इंट्यूशन, इसके दिमाग में क्या आ रहा है। ये जितने भी लोग मरते हैं, मेरा ये मानना है विदाउट रिसर्च डेटा, मेरा ये अजम्पशन है कि इनकी कोई ना कोई मारक लगी होगी पहला तो। लेकिन ऑथेंटिक ना लें, मैंने रिसर्च इस पे नहीं की है, मेरी अपनी क्यूरियोसिटी है, कभी भविष्य में समय मिलेगा तो जरूर करूंगा। ये अभी मैंने झेला। हाँ, मतलब कुछ ना, अब किसी की मारक नहीं होती तो निकल आता है। जॉनी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, अभी आपने मंत्रों के लिए आप बता रहे थे, तो आपने कुछ 52 बिंदु का जिक्र किया, तो उससे पहले भी आपने बताया था कि शायद आप गा के भी उसको चेंज करके भी उसको आवाज बनाते हैं। तो सर, क्या ये 52 बिंदु जो है, क्या हमारे शरीर के हर अंग के लिए अलग कोई मंत्र के लिए इसका प्रविधान है क्या? पता नहीं ऋषियों ने कैसे बनाए ये मंत्र, लेकिन बहुत जबरदस्त। आप जैसे कुछ नक्षत्र सूत्र हम उसको कुछ मंत्रों को सुनेंगे तो आपको एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग आएगी। हर एक व्यक्ति को अलग अलग फीलिंग आएगी उसकी अपनी ग्रह दशा के हिसाब से। तो किसी को सडन एनर्जी फील होगी क्योंकि वो हो सकता है कि वो प्लैनेट उसके थर्ड लॉर्ड हो। किसी को बहुत ज्यादा कर्म करने की इच्छा एकदम से जगेगी, कुछ आइडिया आएगा, हो सकता है उसका 10th लॉर्ड। किसी को ऑकल्ट का, किसी को भगवान का ख्याल आएगा, हो सकता है उसका 8th लॉर्ड। माने जिसका जो प्लैनेट है, जो मंत्र आप सुन रहे हैं, अगर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं रखते हैं तो आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि ये जो प्लैनेट है मेरा कौन सी ग्रह में है, क्या है। जैसे कि आलोक जी ने कहा वैसे ही है कि मतलब आप एक नॉर्मल कॉमन सेंस से जिंदगी जीते रहिए तो ज्योतिष की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर, मैं ये आपकी बात से मैं खाली ये जानना चाह रहा था, क्या मान लीजिए हमारे को कोई डिसीज है लिवर में, तो क्या अलग से चेंटिंग भी रहती है? नहीं, बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल अभी पिन जो पॉइंट आप की। 52 बिंदु की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप देखिए, अगर कोई प्लैनेट की वजह से आपको बीमारी का योग दिख रहा है उसके अंदर, तो उस प्लैनेट का मंत्र करने से आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। अब जैसे आपके हेड के स्थान में, क्योंकि अलग अलग स्थान डिवाइडेड हैं, हेड के स्थान में अगर आप देखेंगे कि भाई कोई प्रॉब्लम वहां से आ रही है, उसी की दशा चल रही है उसी प्लैनेट की, और वो प्लैनेट जो है बैड कर्मा लिए हुए है अपने ऊपर, तो आपको तकलीफ हो रही है हेड में, तो उस प्लैनेट का मंत्र करने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और वो जो मेडिकेशंस आप ले रहे हैं वो असर करें, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। ज्योतिष में सर ये स्टोन्स का क्या महत्व है? ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि सिद्ध भी स्टोन पहने हुए हैं। देखिए, अब मैं तो स्टूडेंट हूँ। अब क्योंकि एक तो इस मंच से बोलना भी थोड़ा सा वो है, क्योंकि यहाँ बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, साहब बैठे हुए हैं, उससे इतना बढ़िया वास्तु में आपको बताया। महर्षि पराशर ने षोडश वर्ग चक्र की बात कही है। 16 एरियाज ऑफ लाइफ हैं, जो आपकी राशि हुआ, होरा हुआ, आपके सप्तांशा हुए, नवांशा हुए, दशांशा हुए, माना आपकी पत्नी, आपके कैरियर, आपके पेरेंट्स, द्वादशांशा, षोडशांशा आपके व्हीकल्स, D24 आपकी एजुकेशन, मैंने अलग अलग 16 एरियाज बताए महर्षि पराशर ने कि हर मनुष्य इन्हीं 16 एरिया में अपनी लाइफ जिएगा। जो वर्ग चक्र का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो उसमें होता क्या है कि राशि चक्र देख के आपको एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि आप, जैसे कि आपने पहना हुआ है, आपने पुखराज पहना हुआ है, पन्ना पहना हुआ है ना, और इधर नीलम पहना हुआ है। इसका मतलब आपने सैटर्न और मरकरी और जुपिटर। अब जो पुखराज पे आता हूँ, हस्तरेखा, हस्तरेखा में ये बृहस्पति का पर्वत है, ठीक है ना, तो इधर पुखराज आपको बता दें, इधर पुखराज पहना देंगे। ये बुध का पर्वत है तो इधर पन्ना बता देंगे। इसमें रिस्क क्या है? एक तो ज्योतिषी को आपको ये बताना चाहिए कि एनर्जी कौन से, कहां पे नुकसान होगा आपको, क्योंकि एनर्जी फिक्स है। तो वो नुकसान अगर आप लेने को तैयार हैं तो आप जेमस्टोन पहनिए, इसमें कोई कर्मा इन्वॉल्व नहीं है, आपने पहन लिया, अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इट इज लाइक टेकिंग अ लोन टू, आप थोड़ा लेट आए, ये डिस्कस हो गया। फिर हस्तरेखा में, हस्तरेखा और जो कुंडली है, अब हम
जब आत्मा परमात्मा से अलग हुई तो 4 पुरुषार्थ के लिए हम लोग पैदा हुए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है ना? तो ये जो 4 उंगलियां हैं, ये धर्म की उंगली, ये कर्म है, ये अर्थ है, ये काम है, और ये मोक्ष, और ये आत्मा है। तो सुबह आप जब पूजा करने बैठते हैं तो आत्मा को मोक्ष से मिलाते हैं, ये मोक्ष मुद्रा हो गई। ठीक है ना? कोई शक्ति मंत्र किसी को दे रहे हैं तो आप इस मुद्रा में देते हैं। अर्थ की उंगली और आत्मा मिल गई। धर्म का कार्य आप पंडित जी देखेंगे ऐसे करके यूं लगाएंगे और आत्मा से इसको उठाएंगे, धर्म की उंगली है। शादी की अंगूठी इसी पे पहना देंगे क्योंकि धर्म का काम है। तो ये जो है ये धर्म मुद्रा है। और ये कोई मुद्रा नहीं होती क्योंकि आत्मा को काम से हम अलग रखते हैं, इसलिए सबसे दूर वाली उंगली काम की है और ये आत्मा है। हमें आत्मा को काम से दूर रखना है ना? अब आप देखिए कि जेमस्टोन्स में जब आप जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं प्रिस्क्राइब करता, मेरा वेबसाइट पे एक आर्टिकल भी है कि व्हाई वियरिंग जेमस्टोन्स इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि मंत्र करने चाहिए। अब मंत्र हम दे सकते हैं तो मंत्र करिए, वेबसाइट पे सब अवेलेबल है। एक तो पैसा इसमें बहुत खर्च होता है, मंत्र में कोई पैसा भी नहीं होता। तो अब आप देखिए कि कोई आएगा बोलेगा कि यार मेरे ना वाइफ के साथ बहुत झगड़ा हो रहा है, घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्या करूं मैं? तो ज्योतिषी ने देखा कि अच्छा आपकी तो यार बृहस्पति की दशा चल रही, राशि चार्ट देख रहा है। देखिए वो राशि चार्ट जो आपका फिजिकल सेल्फ बीइंग है, सब कुछ है, वो वर्ग चक्र नवांश नहीं देख रहा है अभी, और बोल रहा है आप ऐसा करिए पुखराज पहनिए, इस उंगली पे पहन लीजिए। जबकि होना क्या चाहिए, पुखराज अगर बताए भी तो धर्म की उंगली पे बताए ना, क्योंकि प्रॉब्लम वाइफ के साथ है। मोक्ष एक सात्विक क्रिया है, रत्न एक राजसिक रेमेडी है। अगर हम पुखराज इस उंगली पे पहन रहे हैं तो हम राजसिक और सात्विक को मिला रहे हैं, जो ठीक है। लॉजिक तो ये है। But they are powerful. They are very powerful. They work. They work, but they do energy transformations. तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस चार्ट से एनर्जी ले रहा है और किस में दे रहा है। फिर आपका फ्री विल है कि आप पहनिए या मत पहनिए। अगर आप खाली राशि चार्ट देख के आप पहन रहे हैं तो आप अननोन अनचार्टर्ड टेरिटरी में जा रहे हैं। मुझे लगता है आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ अनीश जी ने, और एक बार हम सब लोग छोटा सा अपना परिचय जरूर यहाँ पर जो लोग आए हैं वो कर लें, और उसके बाद बाहर जलपान की व्यवस्था है स्वल्पाहार की, उसको लेकर ही जाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इधर से शुरू करें, सब लोग एक एक छोटा छोटा परिचय एक दूसरे को, जो लोग आए हैं उनको एक दूसरे का मिल जाए। I am Sandeep Tomar. I am from Noida, actually working with the Reliance Industries. I am a great fan of Anish Prasad, last 10 years, so I am following him like anything. Earlier I was wearing all these stones and all, now I am not, and I am very happy and I am growing in my career very nicely. शीतला प्रसाद दुबे, आगरा लीग सा डिजिटल मीडिया। जी संपूर्ण सिंह, दयालबाग यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ और दयालबाग। रोहित महाजन, दयालबाग निवासी हूँ और संजय प्लेस में जूते का व्यवसाय है, और स्वदेशी जागरण मंच और इससे शबन बंसल कातिब, बैंक हाउस कॉलोनी में मेरा निवास है। ये होटल जिसमें हम लोग इस कार्यक्रम का कर रहे हैं, आप बताएं। जॉनी महाजन और रबड़ का व्यवसाय है। मैं देवेंद्र राम दुबे, मेरा सौभाग्य है कि अनिश प्रसाद मेरे छोटे भाई। संतोष गुप्ता, जयराम मालू। अमित बंसल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आलोक अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आगरा में नेहरू नगर निवास, संजय प्लेस का। नमस्कार, मैं नितेश गुप्ता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। नमस्कार, उपेंद्र सिंह, जूते का व्यवसाय है मेरा, मैं बता। लवली के नाम से ज्यादा फेमस है। नमस्कार जी, मैं सिद्धू, और उसके आगे कुछ बोलने के कारण कृष्णगोपाल अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट और संघ के कुमार जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, खंडारी पे निवास। अग्रवाल, फ्रेंच बिजनेस और समर्पण ब्लड बैंक के उसका।
आपका शिवलाल अग्रवाल के नाम से आगरा का बहुत पुराना और बहुत मेरा नाम विकास गोयल है, मैं मिठाई के व्यवसाय में हूँ, GMB स्वीट्स के नाम से मैं स्तुति सुमाली, मैं भी हैदराबाद से शिफ्ट हुई हूँ। मैं संजीव जी की डॉक्टर। नमस्ते सर, मैं उदयराम हूँ, गवर्नमेंट जॉब में था, अभी रिटायर हुआ हूँ और मैं संजीव माहेश्वरी जी का बड़ा थैंकफुल हूँ कि इन्होंने आज आपसे मिलने का हमें मौका दिया और उन्होंने बहुत सारी बातें सुनी। थोड़ा मैं लेट आया, उसके लिए माफी चाहूँगा, तो छूट गया मुझसे। शायद कोई नेक्स्ट सेशन होगा तो मैं जरूर ज्वाइन करूँगा। आप उदयराम जी हैं, अभी PCS से रिटायर हुए। आप पूर्व विधायक हैं आगरा में, बहा विधानसभा क्षेत्र से। दामाद हैं मेघा डागा, साधारण गृहिणी हाउस में। अरे आपका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, घर ही नहीं होगा। शशि माहेश्वरी, पत्नी संजीव माहेश्वरी, सिंपल होम मेकर। आज के केंद्र बिंदु ही जो है ना संजीव जी, जो भी आप हमें से देख रहे हैं ना, हमें आता है, उसका दोस्त जो है नहीं है। तो अभी समाप्ति से पहले 1 मिनट दूंगा कि देखिए बहुत अच्छी सबकी चर्चा हुई और मैं कोई भी आपको ज्योतिष से रिलेटेड डाउट हो, आप पहले मेरी वेबसाइट पे सर्च करके ही किसी को पैसे दें, किसी को पूजा दें, कोई खर्चा नहीं होता इसमें। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर इनका व्यवसाय है, अगर ज्योतिष का, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि वो माफ नहीं करेंगे। Sorry to say। मतलब जितना मेरा अध्ययन है, मैं स्टूडेंट हूँ ज्योतिष का और बहुत लोग हैप्पी हैं, मैं खुद बहुत हैप्पी हूँ, बहुत सिंपल लाइफ जीता हूँ। और रैशनल एस्ट्रो, आप कोई भी सोशल मीडिया पे रैशनल एस्ट्रो करेंगे तो रैशनल एस्ट्रो मिल जाएगा आपको, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पे मैंने अभी डाला है, यूट्यूब चैनल पे, और वेबसाइट मेन है जहाँ पे मैं न्यूज़लेटर लिखता हूँ, तो आप सब्सक्राइब करिए तो आपको फ्रेश कंटेंट आपको मैं वेबसाइट का नाम बता देना, लेट आए हैं। बस गूगल पे आप रैशनल एस्ट्रो डालें, रैशनल एस्ट्रो, RATIONAL। और मेरा न्यूज़लेटर मंथ में एक बार कभी आपको एक ईमेल मिलेगा, मैं ज़्यादा स्पैमिंग नहीं करता किसी का, बस ये है कि सही ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ जो ऋषियों ने दिया उसी को आगे बढ़ा। तो एक गणेश मंत्र के साथ, क्योंकि आज सुबह ये गणेश वंदना हुई है, गणेश का जो सिद्ध का जो मंत्र है, गणेश सिद्ध मंत्र बोलते हैं, तो ये लर्निंग एक्टिविटीज में बड़ा अच्छा माना जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे 20-30 सेकंड के लिए। जी श्योर। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः ओम श्री महागणाधिपतये नमः। सबका भला हो, सब सुखी रहे। मन कर रहा था आप बोलते रहे, बहुत अच्छा। आपने सभी जो लोग जलपान लेकर जाएं, अंदरूनी ऐसा जो ना हो आपकी जाए आवाज बिना थी ना, वो किए डिफरेंट थी। एक जो एक मुंह से स्वर निकलता है, एक आप अंदर से जो निकालते हो डिफरेंट था। सब वेबसाइट पे है। इसको ये इसको बंद कहाँ से करें? फिनिश तो कर नहीं सकते। एक बात और सुनिए, मैडम ने कहा देखिए इस समय, देखिए भाई साहब इस समय चंद्रमा जो है माघा नक्षत्र में है। मैडम ने अभी कहा एक मंत्र और कर लेते हैं, माघा का नक्षत्र सूत्रम कर लेते हैं, बहुत पावरफुल। और आप महसूस करिएगा कि वो शब्द कैसे मतलब हिट करते हैं। नक्षत्र सूत्रम क्या गजब बनाया, उस सिद्ध ने तो पढ़े हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई जानता है कि तैतरेय उपनिषद से किस तरह से नक्षत्र सूत्रम, माघा का नक्षत्र सूत्रम 30-32 सेकंड का है। तो मेरा बस एक छोटा सा निवेदन जी। है
कि आप डेली प्रैक्टिस के लिए कोई 2 मंत्र और दे दीजिए जो मतलब जनरली प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। जनरली प्रैक्टिस के लिए गायत्री मंत्र, और अगर आप थोड़ा सा कमजोर फील करते हैं या बीमारियों का वो थोड़ा, तो महामृत्युंजय मंत्र है। तो मैंने अभी 2-3 मंत्र डाले, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया अभी रिसेंटली। शिव तांडव भी, तो शिव तांडव बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। और बाकी हनुमान चालीसा है, हनुमान कवच है, हनुमान स्तवन है, बहुत सारे हैं। बट वैदिक मंत्र जो रेमेडियल वाले, तो माघा नक्षत्र सूत्रम हम लोग सुन लेते हैं। ओम उपहूता पितरो ये मघासु मनोजव सुकृतस्सु कृत्या तेनो नक्षत्रे हवमागमिष्ठा स्वदाभिर्यज्ञं प्रयतं जुषन्तां ये अग्निदग्धा ये नग्निदग्धा ये मुल्लोकं पितरः क्षियन्ति यांक्षे विद्मयां उचनः प्रविद्मः मघासु यज्ञं सुकृतं जुषन्ताम्। इधर से ना।